तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर हान डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के लीडर से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स सेक्टर मुझसे निमट सकता है, तुम मुझे मार सकते हो, जबकि तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स गार्ड तो गायब हो चुका है। एल्डर्स भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उससे कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारा डिवाइन फीनिक्स गार्ड हमें छोड़कर कैसे जा सकता है, हमारे डिवाइन फीनिक्स गार्ड के साथ गहरे ताल्लुक है, वो अपने डिवाइन फीनिक्स सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। मास्टर हान उनसे कहता है, तुम सभी लोग बेवकूफों को तो इतना भी नहीं पता, तुम सभी लोग सेक्टर के महान और ग्रेट एल्डर्स हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स गार्ड तुम सभी को छोड़कर जा चुका है। तो वाकई में बहुत ज्यादा रिडिक्युलस बात है कि तुम्हें इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया। पहले तो बाकी सभी लोगों को तुमसे डरने की जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स गार्ड था जो कि हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता था, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब तो मेरे जैसे एक एक्सपर्ट को भी तुम लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन फीनिक्स गार्ड के जहाँ से चले जाने के बाद अब तुम लोग कुछ भी नहीं हो, मैं अकेला भी तुम सभी को मार सकता हूँ। वो उनसे कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा कम मांग रहा हूँ। हाथी वहाँ पर उनके सामने कुर्सी के ऊपर टांग पे टांग रखकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कचरे से ज्यादा अच्छे नहीं है, तुम सभी लोग कचरा हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी कचरा है, डिवाइन फीनिक्स गार्ड के अलावा तुम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सभी एल्डर उसकी बात सुनने के बाद अपने सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च हमें कहते हैं कि ये बात झूठ है, डिवाइन फीनिक्स गार्ड हमें छोड़कर नहीं गए। ये लड़का वाकई में सच कह रहा है कि डिवाइन फीनिक्स गार्ड हमें छोड़कर चले गए हैं। तो पैट्रियार्च आप कुछ क्या क्यों नहीं रही, सेक्टर लीडर बात करें, हमें बताएं। जब सेक्टर लीडर बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है मैं इनको क्या जवाब दूं। गुस्से के साथ यंग मास्टर हान से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इस तरह की बकवास बातें करने की, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर आकर ये सारी बातें कर सकते हो। तो डिवाइन फीनिक्स सेक्टर में खड़े हो और मैं सेक्टर का लीडर हूँ, मैं तुम्हें इस तरह की बातें करने कैसे दे सकता हूँ। पावर्स को रिलीज करते हैं तो यंग मास्टर हान भी उठकर खड़ा हो जाता है, अपने वेपन को निकाल लेता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो तुम्हें फाइट करनी है तो फिर फाइट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सारी पब्लिक के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि डिवाइन फीनिक्स गार्ड तुम लोगों को छोड़कर चला गया है। अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो उसी वक्त आसमान के ऊपर रोशनी चमकती है, डिवाइन फीनिक्स गार्ड वहाँ पर अपीयर होता है। वो वहाँ से कहता है, कौन है जो यहाँ पर मेरे जाने पर या मेरे रहने पर सवाल उठा रहा है। यहाँ पर है वो जूनियर जिसने मेरे पर इल्जाम लगाया है कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। तुम्हें वाकई में लगता है कि डिवाइन फीनिक्स गार्ड अपने फीनिक्स सेक्टर को छोड़कर चला गया है। डिवाइन फीनिक्स गार्ड वाकई में आसमान के ऊपर अपीयर होता है। पूरे के पूरे डिवाइन सेक्टर ने पहली बार अपने डिवाइन फीनिक्स गार्ड को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने डिवाइन फीनिक्स गार्ड को नहीं देखा होता। एक बड़ा सा फायर का फीनिक्स होता है जो कि हवा में ऊपर आसमान में अपीयर होता है। डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हम अपने डिवाइन फीनिक्स गार्ड को जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हम लोग अपने फीनिक्स गार्ड को देख पाए हैं। ये तो यहाँ पर झूठ बोल रहा था, हमारे फीनिक्स गार्ड तो अभी तक जिंदा है, वो यहाँ से नहीं गए और वो हमारे सामने अपीयर हुए हैं ताकि वो यहाँ पर इस लड़के को सजा दे सके। डिवाइन फीनिक्स गार्ड अपनी ट्रांसमिशन सेंस को यूज करते हुए मिस्टर फैंगकॉन्ग से कहते हैं, फैंगकॉन्ग बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ। मेरी सोल का आखिरी बचा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैं यहाँ पर यूज करते हुए तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल देता हूँ, लेकिन अब आगे का तुम्हें खुद ही संभालना होगा। फिर जाने के बाद तुम्हारा सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा, इस बार मैं तुम्हारी जान बचा देता हूँ और ये वाला सोल का टुकड़ा भी अब यहाँ से गायब हो जाएगा। तो फैंगकॉन्ग से कहते हैं, लॉर्ड फीनिक्स मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दें। साथ ही वो भी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, सभी लोग अपने डिवाइन फीनिक्स गार्ड के सामने झुको, क्योंकि ये हमारे गार्ड है और इन्हें रिस्पेक्ट दो। सभी लोग जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं। जितने भी सिटीजन होते हैं वो सभी लोग भी गलियों में वहीं पर ही बैठ जाते हैं अपने डिवाइन फीनिक्स गार्ड के सामने। डिवाइन फीनिक्स सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा है, जबकि डिवाइन फीनिक्स गार्ड आसमान के ऊपर होता है। तो जहाँ पर भी डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के लोग अपने गार्ड को देखते हैं वहीं पर उसके सामने झुक जाते हैं। यंग मास्टर हान अभी भी बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा था। वो कहता है, ये बकवास सा डिवाइन फीनिक्स गार्ड ये तो मर चुका है, ताकि किसी ने यहाँ पर एक फेक को क्रिएट करके मुझे डराने की कोशिश की है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एक फेक फीनिक्स गार्ड यहाँ पर बनाकर मुझे डरा सकते हो? मेरी नजर में तुम्हें कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर बढ़ता है और अपने फैन को घुमाते हुए डिवाइन फीनिक्स गार्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है। मास्टर फैंगकॉन्ग से कहते हैं, लड़के तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मास्टर हान उनसे कहता है, मास्टर फैंगकॉन्ग आपको क्या लगता है कि मैं आपकी स्ट्रिक को यहाँ पर बेनकाब कर दूंगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिवाइन फीनिक्स गार्ड एक फेक है। मैं अब नहीं रुकने वाला, मैं तो इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। वो ऊपर जाने के बाद अपने फैन को घुमाते हुए अपनी फुल पावर के साथ उस डिवाइन फीनिक्स गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। फीनिक्स गार्ड उसे कहता है, इग्नोरेंट लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक गार्ड के ऊपर अटैक कर सकते हो? अपने पंखों के अंदर से सिर्फ एक छोटे से पंख को निकालता है। इस गार्ड अपने पंख को निकालता है और उस पंख को बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। उसका सिर्फ एक ही पंख। यंग मास्टर हान की जो एनर्जी स्लैश ऊपर की तरफ जा रही होती है वो अपने पंख के साथ उस एनर्जी स्लैश को डेसिपेट कर देता है। यंग मास्टर हान भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक ही पंख के साथ मेरी डिवाइन एनर्जी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? मैंने तो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया था। ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में रियल डिवाइन गार्ड है। लेकिन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो अभी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, डिवाइन फीनिक्स गार्ड तुम मर चुके हो, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकते हो? वो वहाँ पर फिर से अपने फैन को घुमाते हुए उसके फीदर को यानी उसके पंख को जो उसकी तरफ आ रहा होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके पंख को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर धमाका होता है तो यंग मास्टर हान को भी इस बारे में अंदाजा हो जाता है कि ये वाकई में असली का गार्ड है। इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा है जिसको ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। यंग मास्टर हान कहता है, लगता है कि उस ग्रेट एल्डर ने मुझे धोखा दिया, उसने कहा था कि गार्ड जा चुका है, तो फिर ये कहाँ से आ गया? यंग मास्टर हान ऊपर से ड्रम करके ग्राउंड के ऊपर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जी कियानरू भी ये पावर्स देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो वाकई में गार्ड की पावर्स है। सिर्फ और सिर्फ अपने एक पंख को यूज करते हुए टायरेंट लेवल के मास्टर को ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया। स्वर्ड रीजन के मास्टर लिंगजुन भी वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं, गार्ड्स की पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसने एक टायरेंट लेवल के मास्टर को जिसके हाथ में एक एम्परर प्रोफाउंड राम का वेपन था सिर्फ एक पंख से हरा दिया। डिवाइन फीनिक्स गार्ड वहाँ पर उसको हराने के बाद कहता है, सन मून हाल के लड़के तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के तुम्हारे सन मून हाल के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे पूरे सन मून हाल को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी सजा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा कभी भी हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्टर में कदम रखा और यहाँ पर आकर कुछ बुरा करने के बारे में सोचा भी तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ताकि चारों बड़ी सेक्टर ग्राउंड वाले मिलकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे, सभी के सभी सेक्रेट ग्राउंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वे लोगों को डिवाइन फीनिक्स सेक्टर में वेलकम कहा जाता है, जो भी लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के ऊपर गंदी नजर रखेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। फीनिक्स गार्ड उसके साथ पर्सनली खुद ही निपटेगा। साथ ही डिवाइन फीनिक्स गार्ड वहाँ से उड़ता हुआ फिर से आसमान में गायब हो जाता है और सभी लोग वहीं पर अपने गार्ड को रिस्पेक्ट देते हैं और उसे वहाँ से अलविदा करते हैं, क्योंकि हमारे मास्टर फेंगकांग को तो अच्छी तरह से पता है कि डिवाइन फीनिक्स गार्ड की सोल का बचा हुआ टुकड़ा भी अब खत्म हो गया है। अब वो दोबारा कभी भी रीअपीयर नहीं होगा। इसे नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है और फेंगकांग अपने तीसरे बेटे के साथ बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं, फेंगमिंग तुम्हें अच्छी तरह से पता है, ये बात तुमने खुद अपनी आंखों से देख ली है। तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स गार्ड की पावर नहीं है। तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स सेक्टर बाकी के सेक्टर प्लेसेस की नजर में कुछ भी नहीं है। वो सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते और जो तुमने आज अपनी आंखों से देख लिया है, ये एक बहुत बड़े सीक्रेट की बात है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डिवाइन फीनिक्स गार्ड वाकई में जा चुके हैं। आज दिन उन्होंने अपनी सोल के आखिरी बचे हुए टुकड़े को यूज करके हमें सिचुएशन से निकाल दिया। लगता है कि अब काफी अर्से तक कोई भी हमारे पर अटैक नहीं करेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा कि डिवाइन फीनिक्स गार्ड वाकई में जा चुके हैं, दोबारा हमारे पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो अपने आप को जल्दी से दोबारा से प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि हम लोग डिवाइन फीनिक्स गार्ड के बिना भी अपने आप को सर्वाइव करवा सके। हमें जल्दी से जल्दी ये काम निपटाना होगा। किंग उनसे कहता है, लेकिन फादर आप करना क्या चाहते हैं? फादर अपने पास से स्क्रॉल निकालते हैं और उसे कहते हैं, पास अपने भेजे हुए डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट है। उन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ब्लू विंड कंट्री के बॉर्डर्स के ऊपर क्रिस्टल्स की एक वेन है। मिनरल केव के अंदर बहुत सारे पर्पल वेन गार्ड क्रिस्टल्स हैं। तो सारे पर्पल वेन गार्ड क्रिस्टल्स हमें मिल जाएं, तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। फेंगमिंग भी ये बात सुनते ही बोझदा चौंक जाता है और कहता है, फादर क्या वाकई में वहाँ पर पर्पल वेन गार्ड क्रिस्टल्स हैं? मास्टर फेंगकांग से कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, जाओ जाकर आर्मी को रेडी करो। 3 महीने के बाद हम लोग ब्लू विंड नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे। कुछ भी हो जाए, वो पर्पल वेन क्रिस्टल्स की जो मिनरल केव है वो हमें मिलनी चाहिए। हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकें। यहीं से नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड नेशन का दिखाया जाता है। हिटलर भागता हुआ एम्परर के रूम में रिपोर्ट देने के लिए आ रहा था और वो बेचारा फिर से दरवाजे में गिर जाता है। लास्ट टाइम भी वो गिर गया था। मैजेस्टी से कहता है, जो मैजेस्टी एक बहुत ही बुरी खबर है, जबकि किंग तो वहाँ पर 2 लड़कियों के साथ मजे उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिन पहले न्यूज मिली थी कि उनके जाउची ने 7th रैंकिंग नेशन टूर्नामेंट को जीत लिया है। इसी वजह से वो बहुत खुश है। हिटलर अपने एम्परर से कहता है, एम्परर बहुत ही बुरी खबर है, डिवाइन फीनिक्स सेक्टर और उसके साथ साथ बाकी के 5 कंट्रीज ने, बाकी के 5 नेशंस ने सारे के सारे ग्रीटिंग कार्ड्स को कैंसिल कर दिया है। अब हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। एम्परर से कहते हैं, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है, कहना क्या चाहते हो? साथ ही वो अपने पास से लड़कियों को भेज देते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे पहले बात करने दो। और वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। तो वो बटलर उनसे कहता है, ये बुरा हुआ, अब मैं आपके सामने किस तरह इस बात को एक्सप्लेन करूँ? एम्परर उसकी बात को समझ जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, अब ये मत कहना कि जुंची के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है, चलो जल्दी से बताओ जुंची के साथ क्या हुआ है। बटलर उनसे कहता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक डिवाइन फीनिक्स सेक्टर वालों ने जब प्रीमोरडियल आर्क को ओपन किया था, क्लोज होने से पहले प्रिंसेस जुएर को वहाँ से बाहर आई। बाहर आकर बताया कि जाउची ने अपने ट्रांसपोर्टेशन बीड को यूज करते हुए उसे वहाँ से बाहर भेज दिया, लेकिन जाउची वहाँ पर अंदर फंस गया है। अब वो वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। एम्परर ये बात सुनते ही बोझदा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जाउची ऐसा कैसे कर सकता है? उसे किसी ने इस बारे में बताया नहीं कि एक बार परफॉर्म्ड आर्क के अंदर कोई ट्रैप हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता, हमेशा के लिए उसी जगह के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। चाहे वो एक एम्परर परफॉर्म्ड आर्क का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो वहाँ से नहीं निकल सकता, वो वहीं पर मर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 137 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक बटलर भागता हुआ किंग के पास आता है और किंग को सारी बात बताता है। जुंची मर चुका है और जुंची के मरने के बाद बाकी के जितने भी 5 नेशंस हैं उन सभी लोगों ने उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। एम्परर से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही उसे कहते हैं, अब जबकि ये सिचुएशन बन चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुम लोग ये काम करो कि सुबह सवेरे खजाने में से गिफ्ट्स को इकट्ठा करो और गिफ्ट्स को बाकी के 5 नेशंस के पास भिजवा दो। बाकी की 5 बड़ी कंट्रीज को उन गिफ्ट्स को भिजवा दो ताकि हम लोग उन 5 बड़ी कंट्रीज को स्टेबलाइज कर सके और वो कोई भी हमारे पर गुस्सा ना हो। साथ ही किंग उसे कहते हैं, जैसा कि तुमने यहाँ पर आकर ये न्यूज दिया कि हमारा जाउची डिवाइन फीनिक्स सेक्टर की प्रिंसेस को बचाते हुए मरा है, यानी कि उसने उसकी जान बचाई और बदले में वो परफॉर्म्ड आर्क में रह गया। तो मतलब यह है कि डिवाइन फीनिक्स सेक्टर वाले यहाँ पर हमारी हेल्प जरूर करेंगे, हमें उनसे मदद मांगना चाहिए। रही बात आज की खबर की, तो मैं चाहता हूँ कि आज की खबर को यहीं पर ब्लॉक किया जाए, इस खबर को फैलने मत देना। एक्चुअली दूसरे कंट्रीज के जितने भी स्पाइस यहाँ पर इस कंट्री में है उन सभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा जीनियस डिसाइपल जाउची मर चुका है। सिस्टर जूरो दरवाजे के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो जैसे ये बात सुनती है कि जाउची मर चुका है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इस वक्त बाहर से कोई मेड चिल्लाकर कहती है, प्रिंसेस बेहोश होकर गिर गई है। एम्परर जल्दी से भागते हुए बाहर जाते हैं और अपनी बेटी को उठाकर कहते हैं, फिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? आती वो कहते हैं, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ ताकि इसको चेकअप किया जा सके। इसे हमारा नेक्स्ट सीन हिमली स्वर्ड विला का दिखाया जाता है। हिमली स्वर्ड विला में ग्रैंडपा खड़े होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ब्लू विंड नेशन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कि ब्लू विंड नेशन के ऊपर बहुत ही जल्दी अटैक होगा। ग्रैंडपा अपने साथ वाले डिसाइपल से कहते हैं, जाओ जाकर मेरे ऑर्डर सभी तक पहुंचा दो क्योंकि मैं हिमली स्वर्ड विला का मास्टर हूँ। सभी लोगों को कह दो कि अगले 3 साल तक हम लोग हिमली स्वर्ड विला के दरवाजे बंद कर रहे हैं। 3 साल तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे और किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे और ना ही हम लोग किसी को बचाने के लिए जाएंगे। अति ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि जाउची के साथ हमारे काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे पोते उसके अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन अब जबकि जाउची मर चुका है तो हमें पास को बुलाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग ने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का साथ दिया तो हमारा सेक्टर भी तबाह होगा। इसलिए हम बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी वालों को अपना आप खुद ही देखना पड़ेगा, हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। यहीं से नेक्स्ट सीन मास्टर एंशिएंट ब्लू का दिखाया जाता है। मास्टर एंशिएंट ब्लू अपने स्टूडेंट जुनबा के पास बैठे होते हैं। जुनबा अभी तक बेहोश होता है। मास्टर कहते हैं, जुनबा क्या तुम ठीक हो? जुनबा वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोलता है और अभी भी अपने जीजा जी का नाम पुकार रहा होता है और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, चाची तुम कहाँ पर हो? एंशिएंट ब्लू जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी
एनर्जी को वहाँ पर स्टेबलाइज करते हैं। उसे कहते हैं जुनबा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जुनबा उनसे पूछता है मास्टर मेरे जीजाजी कहाँ पर है? तो मास्टर एंशिएंट ब्लू से सारी बात बताते हैं कि उसके जीजाजी कैसे वहाँ पर मर गए हैं। वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर मुझे 3 साल का टाइम चाहिए, मैं 3 साल तक कल्टीवेट करना चाहता हूँ। 3 साल के बाद जब मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी, मेरी पावर्स पहले से बहुत बढ़ जाएंगी, मैं वादा करता हूँ सन मून डिवाइन पैलेस वालों को बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने मेरे जीजाजी की जान ली है। यहाँ पर जुनबा को भी 3 साल का टाइम चाहिए, जबकि जाओची ने भी 3 साल का ही टाइम दिया है प्रिंसेस जुएर को। हमारा नेक्स्ट सीन स्पेस टनल का दिखाया जाता है। जाओची क्योंकि उस परफाउंड आर्क के अंदर था और वो परफाउंड आर्क महदूद टाइम के बाद गायब हो जाने वाली थी। गायब होकर वो स्पेस टनल के अंदर चली गई है। अब वो स्पेस टनल के अंदर ट्रैवल कर रही है। हर 300 साल के बाद ये यहाँ पर डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में अपीयर होती है। तो ये अगले 300 साल बाद ही यहाँ पर अपीयर हो सकती है। और जाओची उसी आर्क के अंदर बैठा होता है, लेकिन उस आर्क के अंदर क्योंकि वो आर्क स्पेस टनल के अंदर आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पर काफी सारे स्पेस ब्लेड्स बनते हैं। स्पेस ब्लेड्स का मतलब यह है कि स्पेस की स्पाइक्स बनती हैं। सारी की सारी तलवार की स्ट्राइक्स की तरह जाओची की बॉडी को कट कर रही होती है और जाओची वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो रहा होता है। एक बार उसके कंधे के ऊपर जख्म लगता है जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही वहाँ पर बैठकर अपने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर स्पेस के ब्लेड्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर बार बार कट्स लग रहे होते हैं। जाओची से कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पर स्पेस टनल के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवाना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। तुम्हें ह्यूमन एंड अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। अगर तुम्हें सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हो, इससे तुम्हारी बॉडी की रीजनरेशन एबिलिटी फास्ट हो जाएगी। जैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कट लगेगा वैसे वैसे तुम उन कट्स को हील कर लोगे। यानी का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा रिकवरी रेट यहाँ पर तुम्हारे डैमेज रेट से बढ़ जाता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस स्पेस टनल के अंदर सर्वाइव कर पाओगे और जल्दी नहीं मरोगे। और सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है जहाँ पर अपनी रिकवरी एबिलिटीज को तेज करना होगा। जाओची से कहता है मोली क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? चलो ठीक है, फिर ट्राई करके देखते हैं। वो वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है, अपने आसपास भी स्पेस की पावर होती है और उसके अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की जो एनर्जी की पावर होती है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। हमारा जाओची यहाँ पर बहुत ही जल्दी इस चीज को भी कंप्रीहेंड कर लेता है। जाओची वहाँ पर बैठे बैठे आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पेशली उसके इर्द गिर्द जो ब्लेड्स होते हैं वो उन ब्लेड्स को भी एनर्जी की फॉर्म में तब्दील करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है। इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है इस लड़के की कंप्रीहेंशन की पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे तो बस यहाँ पर इस लड़के को आइडिया देना था और मैंने इसको आइडिया दे दिया। अब देखना है कि क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर ये काम कर पाएगा। सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद जाओची अपने आसपास स्पेस के जो ब्लेड्स होते हैं उन सारी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही गोल्डन सा ग्लो होता है, यानी कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उसकी बॉडी के ऊपर स्पेस के ब्लेड्स अटैक नहीं कर सकते। तो मोली कहती है मुझे तो लगा ही था कि ये लड़का ऐसा कर लेगा क्योंकि इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ और जिसे मैं पसंद करती हूँ वो कोई आम सा लड़का तो नहीं हो सकता। मोली कहती है अगर कोई भी कल्टीवेटर जो कि अपने एम्परर परफॉर्म ग्राउंड पर होता वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाता जो कि जाओची ने कर दिखाया है। जाओची की बॉडी की तरफ देखती है और कहती है लगता है कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी हो रहा है। इसे अभी यहाँ पर फिलहाल ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने ज्यादा ब्रेक थ्रू आसान होगा कि पावर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। मुझे यहाँ पर इसके लिए मुश्किल क्रिएट करना होगी ताकि इसके ब्रेक थ्रू में ज्यादा मुश्किल हो और इससे ज्यादा पावर मिले। मोली कहती है चलो ठीक है, फिर इसके लिए जरा मुश्किलात को बढ़ाते हैं। मोली वहीं पर स्पेस के अंदर कट लगाती है और उस आर्क के अंदर से बाहर निकल जाती है। पावर यहाँ पर काफी हद तक वापस आ चुकी है, लेकिन मोली ने अभी तक जाओची को इस बारे में नहीं बताया। परफाउंड आर्क के अंदर एक कट लगाने के बाद उस आर्क के अंदर से बाहर निकल आती है, यानी स्पेस के अंदर आ जाती है। बड़ी सी कश्ती स्पेस के अंदर आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है, जबकि मोली हमारी स्पेस के अंदर बाहर निकल चुकी है। वो बाहर की तरफ निकलने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस आर्क के ऊपर अपनी पावर्स को डालती है। अपनी पावर्स के साथ उस आर्क की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इससे वो कश्ती पहले से भी डबल स्पीड के साथ स्पेस टाइम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। मोली कहती है अब जबकि मैंने इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है और वहाँ पर जो स्पेस ब्लेड्स होंगे का इफेक्ट भी जाओची के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस हालत में वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करता है तो उसको काफी ज्यादा पावर मिलेगी। मोली अभी यहीं पर स्पेस के अंदर बाहर ही होती है कि उसी वक्त पीछे से किसी बड़े से किंग की आवाज आती है। एक बड़ा सा डीमन किंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस किंग की डोमेन में आने की। साथ ही वो मोली की तरफ देखकर कहता है तुम तो एक रियल लड़की भी नहीं हो बल्कि तुम तो सिर्फ एक सोल हो। इनकी डोमेन के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि गार्ड्स डोमेन से हो, यानी गार्ड राम से हो। साथ ही वो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरी डोमेन में आ चुकी हो तो अब तुम मेरा खाना बनने वाली हो। कि हमारी मोली उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम तो बस एक छोटे से कून बीस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक गार्ड को खा सकते हो? हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसी एक गॉडेस के सामने इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? और साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बड़े से कून मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ वो कून मॉन्स्टर को मार देती है। क्योंकि वो कून मॉन्स्टर मरने से पहले चिल्लाकर कहता है तुम तो स्टार गार्ड फैमिली से हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो गॉड स्लेयर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सभी को पता है कि 4 साल पहले डिवाइन राम की स्लॉटर गॉड फैमिली को मार दिया गया था। तो तुम भी 4 साल पहले मार गई थी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही बुरा पॉइजन था जिसकी वजह से तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तुम यहाँ पर मेरी डोमेन के अंदर कैसे अपीयर हो सकती हो? उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कून मॉन्स्टर को मैं यहाँ पर ये बात बताने वाली हूँ। और साथ ही वो एनर्जी ब्लास्ट करके उसको वहीं पर मार देती है। ऐसे हमारी मोली उसको वहाँ पर मारती है। वो साइड पर देखती है तो वहाँ पर एक और कून बीस्ट होता है, उसकी तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी जाकर बताया तो फिर मैं तुम्हारे पूरे के पूरे कून क्लैन को ही मार डालूंगी, तुम्हारे सभी 20 दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार फैमिली सभी को मार डालूंगी। वो कून बीस्ट बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाता है। मोली अभी उस बड़ी सी कश्ती के बाहर ही होती है स्पेस एंड टाइम में। वहीं पर उसने जो क्रैक ओपन किया होता है उस क्रैक के अंदर से काफी सारी एनर्जी अंदर जा रही होती है। मोली को उसी वक्त महसूस होता है कि ये सारी एनर्जी तो अंदर जाकर जाओची की बॉडी को हिट करेगी। वो जल्दी से भागती हुई अंदर जाती है और कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अपनी पावर्स को यूज करते हुए जाओची के इर्द बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो सारी एनर्जी जाओची की बॉडी को हिट न कर सके। कहती है शुक्र है कि मैं टाइम पर अंदर पहुंच आई, वरना ये बेवकूफ तो इस एनर्जी के साथ ही मारा जाता। हमारा जाओची उठते ही मोली की तरफ देखता है और उसे कहता है मोली तुम तो मेरे हिमालय पॉइजन स्पीड के अंदर से बाहर आ गई हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें वापस मिल गई है। तब मोली पीछे की तरफ देखते एक जोरदार चीख मारती है और कहती है क्या तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि तुम बैठे कल्टीवेट कर रहे थे। साथ ही वो जाओची के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। जाओची रोते हुए उसे कहता है
मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाओगी कि मैं अचानक से ब्रेक थ्रू करने के बाद उठ खड़ा हुआ हूँ। तुमने तो मुझे थप्पड़ मार दिया कि हमारी मोली साउची को फिर से नीचे गिरा देती है और उसके कंधे के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें देखकर इस प्रिंसेस को यहाँ पर एक्साइटेड होना चाहिए? और फिर साथ ही मोली उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देती है और कहती है, चलो अब अपनी बकवास बंद करो और जाकर दोबारा से बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करो। इसे हमारा नेक्स्ट सीन फिर से 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद हमारा साउची वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। साउची की बॉडी के ऊपर वहाँ पर स्पेस ब्लेड्स के साथ जो कट लगती है वो वैसे ही वहीं पर उनको दोबारा से हील कर लेता है। क्योंकि हमारी मोली भी वहीं पर बैठी होती है। मोली उसे कहती है, तुमने पिछले 8 घंटे से यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन को कंप्लीट किया है, 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से तुम्हें यही काम करना है, फिर से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना। साथ ही मोली अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे साउची की बॉडी के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देती है। साउची वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। मोली कहती है, इससे 1 महीना पहले हमारा साउची अर्थ परफॉर्म राम को छोड़कर स्काई परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा था और आज 1 महीने के बाद ये स्काई परफॉर्म राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका है। ये बात तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, चाहे ये कैसी सिचुएशन में क्यों ना हो, हर बार अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा साउची इस परफॉर्म राम के अंदर से बाहर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 139 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउची उसी प्रीमोर्डियल परफॉर्म आर्क के अंदर बैठकर ही कल्टीवेट कर रहा होता है। यहाँ पर स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है। पिछले 8 महीने में साउची ने यहीं पर बैठकर अपने अर्थ परफॉर्म राम को छोड़कर स्काई परफॉर्म राम के 5th लेवल को अचीव कर लिया है। तो मोली उसके सामने बैठी ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। मोली कहती है, ना सिर्फ यहाँ पर स्काई परफॉर्म राम के 5th लेवल को अचीव किया है बल्कि मुझे कुछ और भी महसूस हो रहा है। उसे महसूस होता है कि इसकी बॉडी के अंदर इसके पास ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर है वो भी 2nd लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू करने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे इसकी ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर भी बढ़ती जा रही है। इस बात से काफी ज्यादा खुश भी होती है और हैरान भी होती है। मोली कहती है कि ड्रैगन की ब्लड लाइन की जो पावर थी वो डबल हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ये अपनी पावर्स को आगे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे इसके पास ब्लड लाइन की पावर्स भी और ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी। इसे नेक्स्ट सीन 18 महीने के बाद का दिखाया जाता है। हमारे साउची को जगह के ऊपर 18 महीने गुजर चुके हैं। मोली कहती है, ये तो इतना भी बुरा नहीं है, पिछले 18 महीने से ये लगातार यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है और जब ये स्काई परफॉर्म राम के 8वें लेवल तक पहुंच चुका है। हमारा साउची जब ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है अपने 8वें लेवल का, तो वहीं पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो जाती है। हमारा साउची वहीं पर बैठा बैठा अपने बुद्धा की कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर रहा होता है। मोली जी देखकर और भी हैरान होती है। साउची ने यहीं पर बैठे बैठे ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4थे लेवल को भी अचीव कर लिया है, क्योंकि आपसे पहले ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 3rd लेवल पर था। अब साउची ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। मोली कहती है, साउची ने तो बहुत ही कम अरसे में इसके 4th लेवल को अचीव कर लिया है। मैंने इसको बताया भी था कि इसके 4th लेवल को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे इसका लेवल आगे बढ़ता जाएगा आगे के लेवल्स को अनलॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन इस लड़के ने ये कर लिया है। इस लड़के की स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरा बड़ा भाई भी इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4th लेवल को अचीव नहीं कर पाया था। इसका मतलब तो यह है कि ये लड़का मेरे भाई से भी ज्यादा बड़ा जीनियस है, जबकि हमारे अंदर गार्ड्स की ब्लड लाइन थी। थोड़ी देर के बाद साउची अपनी आंखें खोलता है और मोली से कहता है, मास्टर मोली, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है। मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4th लेवल को अचीव कर लिया है। मोली से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब तुम एक स्काई परफॉर्म राम के 8वें लेवल के मास्टर हो। इस वक्त तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है वो एक टायरेंट लेवल के 1st लेवल के मास्टर के बराबर की है। तुमने यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4th लेवल को अनलॉक कर लिया है, तो तुम्हारे पास रिकवरी एबिलिटीज बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब तो तुम बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, जहाँ तक कि कटे हुए बाजू को भी दोबारा से उगा पाओगे। साउची कहता है, क्या वाकई में अब मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स आ गई है? ये तो वाकई में बहुत ज्यादा है। साउची से कहती है, जब तुमने यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के 4th लेवल को अनलॉक किया है तो इसके साथ साथ तुम्हें एक लेजेंडरी होली बॉडी मिली है। मैं बता दूं, लेजेंडरी होली बॉडी मिलने से तुम्हें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, अब तुम फाइटिंग के दौरान इविल गार्ड के 3rd गेट को ओपन करके रख सकते हो, पुरगाटरी गेट को ओपन कर सकते हो, जब तक चाहे तब तक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारी बॉडी भी पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी इविल गार्ड के 4थे गेट को भी ओपन कर पाओगे। दोनों भी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उस बड़ी कश्ती को एक झटका लगता है। जी कहता है, अभी यहाँ पर अचानक से क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इस कश्ती को एक झटका लगा है और यहीं पर रुक गई है। क्या वाकई में यहाँ पर रुक गई है? इसके आसपास जितने भी स्पेशल ट्रैक्स है वो सारे टाइम ब्लेड्स वो सभी के सभी भी गायब हो चुके हैं। इसका मतलब तो यह है कि ये कश्ती किसी और जगह के ऊपर जाकर रुकी है। मोली उसे कहती है, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि ये कश्ती कहीं पर रुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ पर रुकी है। ये स्पेस टनल के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये पता नहीं कौन सी गैलेक्सी के अंदर जाकर रुकी होगी। लेकिन सबसे पहले बड़ा मसला तो यह है कि हमें इस कश्ती के अंदर से बाहर निकलना होगा। तुम इस बड़े से स्टोन रूम के अंदर फंसे हुए हो कि बाहर दरवाजे के ऊपर तो स्टील लगी हुई है, तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। साउथी जल्दी से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालता और कहता है, अब तो ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तो सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ ही स्टोन वॉल को तोड़ दूंगा। उसे कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर जाओ जाकर ट्राई करके देख लो, अगर तुम इसके अंदर क्रैक डाल पाए तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तुम्हारा साउथी अपनी तलवार को उठाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उस दीवार के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। वो उस कश्ती की दीवार के ऊपर जब अपनी तलवार को टकराता है तो कुछ भी नहीं होता। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साउथी फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही अपने पुरगाटरी गेट को भी ओपन कर लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद वो उस दीवार के ऊपर जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हमारे साउथी की अपनी तलवार टूट जाती है, लेकिन दीवार के अंदर एक छोटा सा क्रैक भी नहीं पड़ता। अब इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी ड्रैगन फॉल्ट स्वर्ड को यहाँ पर
तोड़ दिया है, जो कि एम्परर लेवल की पहली तलवार थी जो इसे मिली थी। जाओची की तलवार के टूटने की वजह से जाओची बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तलवार कैसे टूट सकती है। तलवार के ऊपर तो एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा, जबकि मेरी तलवार टूट गई है। जल्दी से अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है और उदास होकर उसे कहता है, मेरे पुराने दोस्त प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर संभाल कर नहीं रख सका, ये सारी मेरी गलती है। तुमने कई सालों तक मेरा साथ दिया है, सालों तक तुमने मेरा साथ दिया बहुत सारे दुश्मनों को मारने में, कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर टूट जाओगे। जी तो बड़ी अफसोस की बात है। जाओची से अपने हिमालयन स्पाइसेस भीड़ के अंदर रख लेता और कहता है, मेरे पुराने दोस्त अब जाओ, जाकर तुम अंदर आराम करो। एक बार मैं इस कश्ती के अंदर से बाहर निकल गया तो बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें जोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जाओची मौली से कहता है, मौली तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी पावर्स के ऊपर सील लगाई हुई है, वो सील तो सिर्फ एक साल के लिए थी, अब तो एक साल से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो तुम्हारी पावर्स तो रिस्टोर हो गई होंगी। क्या तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती? मौली उसे कहती है, नहीं मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। आती मौली सोच रही होती है, अगर मैंने इसको बता दिया कि मेरे पास पावर्स है और मैं इसे यहाँ से आसानी से बाहर निकाल सकती हूँ, फिर तो ये मेरे पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये अपना रास्ता खुद चूज करे, ये अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। मौली जाओची से कहती है, अब ये सभी का सभी तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम्हें खुद ही ये सब कुछ करना होगा, यहाँ पर से रास्ता बनाओ और हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। जाओची मौली से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा, वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है इसी जगह के ऊपर हमेशा के लिए फंसे रहने का। पर जाओची वहीं पर खड़े खड़े अपनी डुअल पावर्स को यूज करने वाला है। एक हाथ में वो अपनी आइस की पावर को रिलीज करता है, जबकि दूसरे में वो अपनी फायर की पावर को रिलीज करता है। तो जाओची जहाँ पर दोनों पावर्स को इकट्ठा मिलाकर अपनी आइस फ्लेम्स को यूज करेगा। अब वो अपनी दोनों पावर्स को वहाँ पर मिक्स करता है। तो पहले भी उसने एक बार इन दोनों पावर्स को मिक्स किया था, जिससे उसने पर्पल फ्लेम्स बनाई थी। तो हमारा जाओची दोनों पावर्स को वहाँ पर मिक्स करके पर्पल फ्लेम्स बना लेता है। जाओची कहता है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, शायद कि इन दोनों पावर्स को यहाँ पर फ्यूज करने से मुझे पावर बूस्ट मिल जाए, हो सकता है कि मैं इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल पाऊं। तो दोनों पावर्स को आपस में मिलाने से वो वहाँ पर पर्पल फ्लेम्स बना लेते हैं और पर्पल आइस फ्लेम्स के साथ जब वो सामने की तरफ अटैक करता है, दीवार के ऊपर वो फ्लेम्स लगती है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जाओची अपना मुंह कवर करके वहाँ पर खड़ा होता है। जब वो सामने की तरफ देखता है, धुआं हटने के बाद उस दीवार के ऊपर एक हल्का सा क्रैक पड़ा होता है। जाओची इस पास से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मौली क्या तुमने देखा, मैंने कर दिया, मैंने इस दीवार के ऊपर डैमेज डाल दिया है, इसका मतलब यह है कि मेरी आइस फ्लेम इसके ऊपर काम कर रही है, तो मुझे और ज्यादा अटैक्स करने होंगे ताकि मैं इस दीवार को कम्प्लीटली तोड़ सकूं। जाओची फिर से अपने दोनों हाथों में फायर और आइस को इकट्ठा करता है, दोबारा से इनको मिक्स करने लगता है। तो मौली से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। तो पता है कि तुमने इन दोनों को आपस में मिक्स करना सीख लिया है, लेकिन अगर तुम अपने सीड के साथ इनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जाओची उसे कहता है, फिलहाल के लिए तो तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बड़ी आसानी से कर लूंगा, जी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, अब मैं जहाँ पर दोबारा से इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। जाओची जैसे वहाँ पर अपनी फायर और आइस को आपस में मिक्स करता है तो वहाँ पर एक छोटा सा वंडर बन जाता है। चिल्लाकर मौली से कहता है, मौली मुझे लगता है कि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जो फटने वाला है, प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होने वाला है। तो मौली उसकी हेल्प नहीं करती और वो वंडर वहीं पर फट जाता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और हमारा जाओची वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है। वो जाओची से कहता है, तुम्हारी जुबान तो बहुत ज्यादा काली है, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है और देखो क्या हो गया, तुमने मेरी हेल्प भी नहीं की। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। ब्लू विंड नेशन का सीन दिखाया जाता है। बताया कहानी सुनाने वाला कहता है, जाओची के उस प्रीमोर्डियल आर्क के अंदर दफन हो जाने के बाद से जब वो वहाँ से बाहर नहीं निकला तो उसके बाद डिवाइन फीनिक्स सेक्टर वालों ने पहले से ये इंतजाम किया हुआ था कि वो ब्लू विंड नेशन के ऊपर अटैक करके ऐसे पर्पल गॉड वेन्स को हासिल करना चाहते हैं। वजह से उन्होंने अपने 3 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को इकट्ठा किया और बॉर्डर्स के ऊपर आकर अटैक कर दिया। ब्लू विंड नेशन के बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ब्लू विंड नेशन और डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के लोगों के दरमियान में वार स्टार्ट होने वाली है। दोनों तरफ से सोल्जर्स रेडी हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट 3 महीने तक चलती है, क्योंकि 3 महीने के बाद अचानक से विंड नेशन के जो एम्परर है, यानी कि हमारी सिस्टर ज़ूरो के जो फादर है, उनको किसी ने उनके कक्ष में जाकर मार डाला चाकू के साथ। किसी ने उसको चाकू घोंप कर मार दिया। तो सुबह तक ये बात सभी लोगों को पता चली। तो ब्लू विंड नेशन के जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और बहुत ज्यादा शॉक में थे कि उनके एम्परर को किसी ने मार दिया है। एम्परर के मरने की वजह से उनकी आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। एम्परर के मरने के बाद उनके पीछे उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन उनके तीनों बेटों में से कोई भी बेटा एम्परर के थ्रोन के ऊपर बैठना नहीं चाहता था, नया किंग नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता है क्योंकि इस वक्त डिवाइन फीनिक्स सेक्टर के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और अगर पहले एम्परर को मार दिया गया है तो दूसरे को भी मारा जा सकता है। इसी वजह से उनके किसी बेटे ने एम्परर बनने से इनकार कर दिया। यहाँ पर एक बहादुर लड़की आगे बढ़ती है, यानी कि प्रिंसेस कैंगजुई आगे बढ़ती है और अपने भाइयों की जगह पर खुद वो एम्परर बनकर एम्परर की सीट के ऊपर बैठती है। हालांकि प्रिंसेस अभी भी अपने फादर और अपने हस्बैंड जुनची के मौत की वजह से काफी बड़े सदमे में थी, लेकिन उसने अपने नाजुक कंधों के ऊपर पूरे के पूरे एम्पायर का बोझ उठा लिया। ना हमारी प्रिंसेस कैंगजुई पूरे के पूरे ब्लू विंड नेशन की हिस्ट्री में पहली फीमेल एम्परर बन गई है। प्रिंसेस के एम्परर बनने के काफी दिनों के बाद एक दिन एक बटलर भागता हुआ उसके पास आता है और आकर उसे रिपोर्ट देता है। वो उसे कहता है, जो मेजेस्टी बहुत ही बुरी खबर है, डिवाइन फीनिक्स सेक्टर वालों ने बॉर्डर के करीब जो न्यू मून सिटी था उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। पूरे के पूरे सिटी के ऊपर अब डिवाइन फीनिक्स सेक्टर वालों का कब्जा है। कि वहाँ के जो मास्टर थे, मास्टर मूरोंग और उनके साथ साथ जनरल जेन हुआ, उन दोनों को भी मार दिया गया है। तो प्रिंसेस भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 139 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 140 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंसेस कैंगजुई अब नई एम्परर बन चुकी है और एम्परर बनने के बाद कुछ अर्से के बाद बटलर भागता हुआ उसके पास रिपोर्ट देने के लिए आता है। वो उसे कहता है न्यू मून सिटी को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया गया है। फीनिक्स सेक्टर वालों ने न्यू मून सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स को मार दिया है। एल्डर मूरोंग भी मर चुके हैं। इसके अंदर जो मंत्री होते हैं उनमें से एक मंत्री कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सुना था कि न्यू मून पैलेस वालों के पास पूरे 4 लाख सोल्जर्स हैं जो कि उनके बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं, तो फिर वो सभी लोग इतनी आसानी के साथ कैसे गिर सकते हैं। बटलर उन लोगों से कहता है, योर मेजेस्टी आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है,
आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके पास इतने सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन असल में डिवाइन फिनिक्स सेक्टर वालों ने अपने 4 टायरेंट लेवल के मास्टर्स को वहां पर भेजा था। मतलब 4 ओवरलॉर्ड्स ने वहां पर इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि उन्होंने पूरे के पूरे न्यू मून सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया। जैसा कि आपने कहा है कि वहां पर वाकई में 4 लाख सोल्जर्स थे जो कि बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 4 टायरेंट लेवल के मास्टर्स अपने डिवाइन फिनिक्स फ्लेम्स को यूज करते हुए उन्होंने सभी के सभी 4 लाख सोल्जर्स को जलाकर खाक कर दिया। सभी 4 लाख सोल्जर्स उनकी फ्लेम्स के सामने नहीं टिक पाए। डिवाइन फिनिक्स सेक्टर की पावर्स बहुत ज्यादा है। साथ ही वो बटलर खुद भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है डिवाइन फिनिक्स सेक्टर के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, इनके पूरे सेक्टर को बर्बाद किया जाएगा। इन लोगों ने हमारे बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान लिया। वहाँ पर एक और सोल्जर होता है, वो सोल्जर कहता है हम लोग डिवाइन फिनिक्स सेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, हमारा ब्लू विंड नेशन कभी भी डिवाइन फिनिक्स सेक्टर के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। बाकी के सभी मंत्री भी कहते हैं आज या कल डिवाइन फिनिक्स सेक्टर वालों को अपने किए के ऊपर पछताना पड़ेगा, इसकी सजा मिलकर रहेगी। ह्यूमंस की तरफ से मिले या फिर किसी कल्टिवेटर की तरफ से जो कि हमारे सिटी से हो। यहीं पर यंग प्रिंस भी आ जाता है, यानी प्रिंसेस कैंगशुई का भाई वहाँ पर आता है और कहता है तुम सभी लोग तो पागल हो चुके हो, क्या तुम सभी लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस वक्त ब्लू विंड नेशन कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। लड़का जैसे वहाँ पर आता है तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो क्राउन प्रिंस है, लेकिन फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं अब ये हमारा क्राउन प्रिंस नहीं रहा, बल्कि अब तो ये सिर्फ एक सेकंड प्रिंस है। सभी लोग कहते हैं लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है। जब यहाँ पर एम्पर बनने की बारी थी तब तो इन लोगों ने पीछे हट गए थे और बेचारी प्रिंसेस को यहाँ पर एम्पर की सीट के ऊपर बैठना पड़ा। इस वहाँ पर आने के बाद उन सभी से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स सेक्टर के ऊपर गुस्सा होने से तुम लोग कुछ अचीव कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम लोग डिवाइन फिनिक्स सेक्टर को हरा पाओगे। वो सभी लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं। उन लोगों से कहता है एम्पर सिस्टर और मैं हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग इस फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी ब्लू विंड नेशन के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि हम लोग इस फाइट को आगे बढ़ा सके। अगर हम लोग इसी तरह अपनी फाइट को आगे जारी रखेंगे तो हमारी ब्लू विंड नेशन के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि 4 लाख सोल्जर्स मारे गए हैं। मशवरा तो अब भी यही है कि हम लोगों को पहले यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए था। हमें ब्लू विंड नेशन को डिवाइन फिनिक्स सेक्टर के सामने हथियार डाल देने चाहिए। डिवाइन फिनिक्स सेक्टर वाले लोग इतने भी बुरे नहीं है कि वो हमारे ब्लू विंड एम्पायर सिटी को सरेंडर करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मार डाले। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ मंत्री होते हैं, वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही इसने यहाँ पर क्या बात कर दी, जबकि उनमें से कुछ कह रहे होते हैं इसने यहाँ पर जो बात किया वो इतनी भी गलत नहीं है। अपने लोगों की जान बचाने के लिए अगर हमें सरेंडर भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। काफी सारे मंत्री यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं, जबकि प्रिंसेस बड़ी आराम से बैठी उन सभी की बातें सुन रही होती है। प्रिंसेस का भाई उसे फिर से कहता है प्रिंसेस अब तुम एक एम्पर बन चुकी हो, तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा, चलो जल्दी से ये फैसला करो कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, हम सभी लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंख खोलती है, उसी के साथ उसकी तरफ देखती है। उसका भाई उसे कहता है तुम इस तरह मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रही हो, मैंने यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं की, मैं सही कह रहा हूँ। अगर अपने एम्पायर को बचाना है तो सरेंडर करना होगा। हमारी प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाती है। प्रिंसेस ने यहाँ पर अपने भाई को मार डाला है। उसका भाई उसे कहता है एम्पर सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे मार डाला। क्या प्रिंसेस उसे कहती है तुम एक गद्दार हो, तुमने यहाँ पर वार के दौरान हमारे आर्मी के माइंड को चेंज करने की कोशिश की है, तुम उन सभी को गद्दारी करने के ऊपर उकसा रहे हो। मैं यहाँ पर अपने ब्लू विंड नेशन के लिए फाइट करने के लिए उनको तैयार कर रही हूँ और तुम उन सभी को सरेंडर करने का कह रहे हो। साथ ही प्रिंसेस उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग भी अपनी कान खोलकर सुन लो, ब्लू विंड नेशन डिवाइन फिनिक्स सेक्टर के साथ फाइट करेगा जब तक हम लोग मार नहीं जाते, आखिरी सांस तक हम लोग फाइट करेंगे, कोई भी सरेंडर करने की बात नहीं करेगा। जो भी सरेंडर करने की बात करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी, उसे गद्दार समझा जाएगा और वो सभी लोग अपने सर झुकाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। प्रिंसेस उन लोगों से कहती है चलो अब जल्दी से बताओ क्या तुम में से कोई और भी ऐसा है जो कि सरेंडर करना चाहता है। वो सभी लोगों से कहते हैं नहीं प्रिंसेस हम में से और कोई भी सरेंडर नहीं करना चाहता, लोग आखिरी दम तक फाइट करेंगे, डिवाइन फिनिक्स सेक्टर को कभी भी अपने ब्लू विंड नेशन के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। प्रिंसेस यहाँ पर जनरल फैंग से कहती है जनरल फैंग मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आप आर्मी का एक हिस्सा लें और उनको लेकर साउथ की तरफ चले जाए, वहाँ पर 10,000 बीस माउंटेन के ऊपर जाकर आप डिवाइन फिनिक्स सेक्टर वालों के साथ फाइट करें और उन्हें बुरी हार दें। जनरल फैंग उसे कहते हैं लेकिन मैजेस्टी एक बात है जो मुझे आपसे करनी है, लोग 10,000 बीस माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, 10,000 बीस माउंटेन की तरफ जाते हुए रास्ते में हिमालय स्वर्ड विला भी पड़ता है कि हमें वहाँ से गुजर कर जाना है, तो क्या हम लोग उन लोगों से मदद की उम्मीद रख सकते हैं, क्या हमें उनसे एक बार फिर कहना चाहिए कि वो लोग हमारी मदद करें। प्रिंसेस कैंगरियो से कहती है आज से हजारों साल पहले एंसेस्टर्स जो कि ब्लू विंड कंट्री को चलाते थे और हिमालय स्वर्ड विला के एंसेस्टर्स के दरमियान में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों एंसेस्टर्स ने आपस में एक वादा किया था कि ये सभी लोग एक दूसरे के साथ जिएंगे मरेंगे, कि ना जबकि हमारे ब्लू विंड कंट्री के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है, हमारी इंपीरियल फैमिली खतरे में है, कि पूरे कंट्री के ऊपर खतरे के बादल छाए हुए हैं। हिमालय स्वर्ड विला वालों ने हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है, मैं 9 बार उनके पास मैसेज भिजवा चुकी हूँ कि हमें उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आ रहा। तो मतलब तो यह कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हमारी मदद नहीं करना चाहते। अगर वो लोग ऐसे ही चाहते हैं तो हम लोग 10वीं बार वहाँ पर अपना मैसेज भिजवाकर अपनी इंसल्ट क्यों करवाएंगे। जनरल फैंग प्रिंसेस से कहते हैं ठीक है जो मैजेस्टी मैं फिर आर्मी को लेकर जाता हूँ, हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे। कहती है अच्छा ठीक है रुको। वो अपने पास एक लेटर निकालती है, स्क्रॉल के ऊपर उसने एक मैसेज लिखा होता है जो कि हिमालय स्वर्ड विला वालों के लिए होता है। वो उसे कहती है स्क्रॉल को अपने साथ लो और उसको लेकर हिमालय स्वर्ड विला के बाहर जाना और जाकर उनको कहना कि ये आखिरी मैसेज है। फैंग जैसे उस नोट को ओपन करता है तो स्क्रॉल के ऊपर लिखा होता है प्रिंसेस तुम्हारे इस एक्ट को हमेशा याद रखेगी, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर अभी भी तुम लोग हमारी मदद करने के लिए नहीं आते इसके बाद हम दोनों के दरमियान में कोई भी फेवर्स और कोई भी अच्छा ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर हमारा ब्लू विंड नेशन एंड फिनिक्स सेक्टर के हाथों से बच जाता है तो फिर एक बात को याद रखना, हिमालय स्वर्ड विला और डिवाइन फिनिक्स सेक्टर ये दोनों ब्लू विंड नेशन के दुश्मन होंगे। प्रिंसेस जनरल फैंग से कहती है तुम्हें इस स्क्रॉल को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाना है और जाकर उन लोगों से ये बात कहना जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ, सेम इसी तरह उनसे जाकर कह देना, उनसे कहना हम लोग इस स्क्रॉल को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, बात फैसला तुम्हें खुद ही करना है। हमारा ब्लू विंड एम्पायर बचे या ना बचे, एम्प्रेस बचे या ना बचे, यानी कि ये फैसला मैंने किया है। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो मेरे बाद आने वाले जितने भी किंग होंगे सभी भी इसी बात के ऊपर अमल करेंगे और हमारा जो ब्लू विंड नेशन है वो हमेशा के लिए हिमालय स्वर्ड विला का दुश्मन बन जाएगा। इस एम्प्रेस के अल्फाज कभी भी वापस नहीं लिए जा सकेंगे। साथ ही हमारी प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ जो कि ब्लू विंड नेशन का एम्परर था और साथ ही मैं युनची की वाइफ हूँ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। मैं जहाँ पर मार तो सकती हूँ लेकिन अपने हस्बैंड और अपने बाप की
फैमिली के नाम के ऊपर दागरी लगा सकती। इसे हमारा नेक्स्ट सीन फिर से प्रीमोर्डियल आर्क का दिखाया जाता है। इस सोफे के ऊपर आराम से बैठी होती है, जबकि हमारा जाउची अभी भी ट्राई कर रहा होता है उस क्रैक को बड़ा करने का, ताकि वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल सके। और इस जाउची से कहती है 7 दिन गुजर चुके हैं और तुम अभी तक इस क्रैक को थोड़ा सा भी बड़ा नहीं कर पाए। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि तुम इस दीवार को तोड़कर मुझे बाहर निकाल सको। लगता है कि तुम मुझे नहीं कर पाओगे। जबकि जाउची वहीं पर बैठा होता है और वो मोली से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इसे नहीं कर सकता? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। इस बात से गुस्सा हो जाती है और उठकर उसे एक जबरदस्त किक मारती है और कहती है बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है और तुम मुझे कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे प्रिंसेस के सामने फिर से इस तरह की बकवास कर रहे हो। तो वो जाउची को नीचे गिरा लेती है और उसके कंधे के ऊपर अपना पाँव रख लेती है। लेकिन हमारा जाउची तो जहाँ पर अपना ठरपुना पूरा कर रहा है, ऐसी वो जाउची के कंधे के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ी होती है। तो जाउची नीचे से उसकी पैंटीज की तरफ देखकर शर्मा रहा होता है। जाउची कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मोली उसके चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों होता जा रहा है और तुम्हारी लार क्यों टपक रही है। साथ ही मोली को समझ आती है कि ये कमीना तो उसके ठरपुने को पूरा कर रहा है। वो जल्दी से अपनी स्कर्ट को नीचे करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और शर्माते हुए से कहती है बेटिया ठरकी इंसान जो तुम क्या कर रहे हो। कि हमारा जाउची बड़ी या मासूमाना अंदाज में उसे कहता है ये मेरी गलती नहीं है, तुमने खुद ही अपना पाँव मेरे कंधे के ऊपर रखा था। मोली और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसको कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और साथ ही वो उसे उठाकर बिछाड़ की तरह उठाकर पीछे पटक देती है। जाउची पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और पटकने के बाद जब वो उठता है जाउची उसे आगे से कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो पहले भी इस चीज को देख चुका हूँ, इस बार अगर मैंने दोबारा देख लिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। पुलिस पास से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कमीने ठरकी कहीं गए, अब तुम नहीं बचोगे। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जाउची के ऊपर ही बैठ जाती है। मोली उसकी टांग को पकड़कर बिल्कुल एक रेसलर की तरह मोड़ रही होती है। पुलिस जाउची से कहती है कमीने कहीं गए, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, इस बार तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद जाउची फिर से अपने काम पर लग जाता है, दीवार को तोड़ने के काम पर। कुछ देर के बाद वो उस दीवार को तोड़ देता है। दीवार को तोड़ने के बाद जाउची कहता है तो इस जाउची अंकल ने जहाँ पर मोली तुम्हारे लिए दीवार को तोड़ दिया है, चलो अब बाहर चलते हैं। उसे कहती है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक दीवार को तोड़ लिया तो तुम इस कश्ती से बाहर निकल सकते हो? तुमने सिर्फ और सिर्फ स्टोन वॉल को तोड़ा है, हम लोग अभी भी इसी कश्ती के अंदर हैं। अभी तक तुमने इसकी आउटर वॉल को तो तोड़ा ही नहीं है, इसकी बाहर वाली दीवार तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसको तोड़ने में तुम्हें पता नहीं कितने साल लगेंगे। मुझे तो लगता है कि अगर तुम अपनी आइस फ्लेम को यूज करते हुए पूरे 1 साल तक दीवार के ऊपर अटैक करते रहो तब भी तुम उस दीवार को नहीं तोड़ पाओगे। और साथ ही मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, हम लोग इस वक्त स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि ये परफॉर्म आर्क यहाँ पर रुक चुकी है, अगर तुम बाहर की दीवार को तोड़कर बाहर निकलते भी हो तो तुम अपने स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये स्पेस टाइम में ट्रैवल करने के बाद पता नहीं कहाँ पर पहुंच आई होगी। ये वाली परफॉर्म आर्क 300 साल के बाद ही दोबारा स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में डिवाइन फीनिक्स सेक्टर में अपीयर होगी। इसलिए अगर तुम्हें वापस अपने स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में जाना है तो तुम्हें 300 साल तक यहीं पर इंतजार करना होगा। और उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 140 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 141 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जाउची फाइनली स्टोन रूम के दरवाजे को तोड़ देता है और जाउची और मोली दोनों स्टोन रूम से बाहर निकल आते हैं। तो बाहर आने के बाद मोली जाउची से कहती है अभी भी तो सिर्फ एक दीवार को तोड़ा है, अभी तो इसकी बाहर वाली वॉल को तोड़ना बाकी है। इसकी बाहर वाली वॉल तो सबसे ज्यादा मजबूत है, उसको तोड़ पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम अगर पूरा साल अपनी फ्लेम आइस के साथ इसके ऊपर अटैक करते रहो अभी तुम उस दीवार को नहीं तोड़ पाओगे। रही बात यहाँ से निकलने की, तो यहाँ से निकलकर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में वापस चले जाओगे। इस वक्त जो स्पेस में काफी ज्यादा आगे तक निकल आई है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन सी गैलेक्सी में निकल आई होगी। इस वक्त हम लोग जिस बड़ी सी कश्ती में है ये स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल कर रही थी। हो सकता है कि हम लोग अगर यहाँ से बाहर निकले तो हम लोग किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी दूसरी जगह के ऊपर हो, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में। लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, कम से कम इस कश्ती के अंदर फंसे रहने से ये तो बेहतर है कि हम लोग किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में निकल आएंगे। जाउची मोली से कहता है अगर हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपीयर हो सकते हैं तो हम लोग वहाँ से वापस अपने कॉन्टिनेंट में तो जा सकते हैं। मोली जाउची से कहती है ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है। अगर ये स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल करते हुए कुछ ज्यादा दूर निकल आई तो यहाँ पर हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारी गैलेक्सीज है, लाखों करोड़ों के हिसाब से गैलेक्सीज है, उनमें से किसी एक गैलेक्सी के ऊपर हम लोग हो सकते हैं। हमारा स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट तो बस एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, एक छोटा सा तारा है। क्या लगता है कितनी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से वापस उस स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट के ऊपर जा पाना पॉसिबल है? जाउची मोली से कहता है तो क्या वाकई में वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है? मोली कहती है वापस जाने का एक रास्ता है। जाउची कहता है तो फिर जल्दी से बताओ वापस जाने का कौन सा रास्ता है? यहाँ पर मोली जाउची को कुछ मेडिसिन के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हें नीदरवेन फ्लावर को इकट्ठा करना होगा, साथ में 70 जिन पर्पल वेन क्रिस्टल्स हासिल करने होंगे, 3 टायरेंट लेवल के परफॉर्म बीस के कोर्स को हासिल करना होगा। इन तीनों चीजों को हासिल करना होगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर तो मेरे लिए एक पिल बनाओगे जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को वापस हासिल कर पाऊंगी। एक बार मुझे मेरी सारी पावर्स मिल गई और मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा हासिल कर लिया तो हमारे लिए यहाँ से स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में वापस जाना बहुत आसान हो जाएगा। कि मैं एक गॉडेस हूं, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से वहाँ पर वापस पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि ये वाली परफॉर्म आर्क यहाँ पर इस जगह के ऊपर रुक चुकी है। चाहे ये कोई सा भी कॉन्टिनेंट क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ से अब बाहर निकलना होगा और बाहर निकलकर इन तीनों चीजों को इकट्ठा करना होगा कि मुझे मेरी पावर्स वापस मिल सके। उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। जाउची आगे बढ़ता है, मोली का हाथ पकड़कर उसे कहता है मोली तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीमोर्डियल परफॉर्म आर्क से बाहर निकलने के बाद चाहे कोई सा भी कॉन्टिनेंट क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए उन चीजों को जरूर ढूंढ निकालूंगा ताकि हम लोग तुम्हारी फिजिकल बॉडी को वापस हासिल कर सके। मोली जाउची से कहती है चलो ठीक है
ठीक है बाहर निकलते हैं। मोली और जाओची दोनों स्टोन वॉल से बाहर निकलते हैं। जैसे वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं उसी वक्त सामने की तरफ उन्हें वही रेड लाइट दिखाई देती है जो कि बड़ी स्पीड के साथ उनके पास से आगे की तरफ गुजर जाती है। जाओची कहता है वहाँ पर देखो ये वही रेड लाइट है जो कि शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त हमें दिखाई दी थी। लगता है कि ये रेड लाइट मुझे पुकार रही है। वो मोली का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मोली चलो जल्दी से हम लोग इसके पीछे चलते हैं। मोली का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है जबकि मोली सोच रही होती है इस लड़की ने ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, इसको तो मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी पहले मेरा हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो फिर मैं इसको बहुत जोर से पीटूंगी। जाओची मोली का हाथ पकड़कर आगे की तरफ भाग रहा होता है। मोली उसे कहती है क्या उस रेड लाइट ने जो कि सोल का एक टुकड़ा है क्या उसने तुमसे बात की है? जाओची उसे कहता है हाँ उसने मुझसे बात किया है, मुझे लगता है कि वो सोल का टुकड़ा चाहता है कि मैं किसी चीज को उसके लिए ढूंढूं। तो वो रेड लाइट उनकी आगे आगे सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर की तरफ चली जाती है, थर्ड फ्लोर के ऊपर। जाओची मोली से कहता है ये रेड लाइट और थर्ड फ्लोर की तरफ जा रही है, हमें भी इसके पीछे जाना चाहिए। और वो दोनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। जैसे वो दोनों थर्ड फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं जाओची कहता है अब मुझे वो लाइट दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। मोली उसे सामने की तरफ इशारा करती है और कहती है वहाँ पर देखो, लगता है कि वहाँ पर सामने एक दरवाजा है, वो उस दरवाजे के अंदर चली गई है। दोनों जाकर उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। जाओची कहता है लगता है किसी दरवाजे के अंदर वो चीज है जिसको वो लाइट ढूंढना चाहती है, इसके लिए उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मोली उसे कहती है चाहे जो भी हो लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात करना, अंदर कुछ भी हो सकता है। जाओची उस दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही उस दरवाजे को खोलता है। जैसे वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं। वहाँ पर सामने एक एनर्जी शील्ड होती है, इसको काफी सारी पावर के साथ वहाँ पर मेंटेन किया गया होता है और उसी एनर्जी शील्ड के साथ ही वहाँ पर एक सोल अपीयर होती है जो कि एक बुड्ढे मास्टर की होती है। वो सोल उनके साथ बात करती है, वो सोल का टुकड़ा जो किसी मास्टर का है वो उनसे कहता है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ गए। जाओची उसे कहता है कौन हो तुम? बुड्ढा मास्टर उसे कहता है मैं तो यहाँ पर एक लंबी अरसे से इंतजार कर रहा था कि काश कोई यहाँ पर आए। जाओची अपने पास से हिमालय पॉइजनस बीड को निकालता है और उसे कहता है सीनियर मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं बल्कि इस चीज को ढूंढ रहे थे जो मेरे पास है, मुझे बताओ कि तुम इस चीज को क्यों ढूंढ रहे थे? बुढ़ा मास्टर उसे देखकर कहता है ये तो हिमालय पॉइजनस बीड है, मुझे यही चाहिए था। साथ ही वहाँ पर रखी हुई एक बॉडी के साथ वो बात करते हुए कहता है लॉर्ड मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरे काम आया है। मैंने इस कश्ती को यहाँ से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक ड्रॉप किया है, यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक हम लोग जाते रहे हैं स्काई पॉइजनस बीड के लिए और मुझे फाइनली ये स्काई पॉइजनस बीड मिल गया है। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि फाइनली मुझे हिमालय पॉइजनस बीड मिल गया है। मैं अपने लिटिल वन की मदद कर सकता हूँ कि मेरी ये सोल का टुकड़ा बहुत ही जल्दी डेसिपेट होने वाला है और मरने से पहले मैं अपनी लिटिल लॉर्ड को दोबारा से जिंदा देख पाऊंगा। वो बुढ़ा मास्टर जाओची से कहता है प्लीज इस सीनियर की मदद कर दो, इसके लिटिल मास्टर को किसी ने पॉइजन दिया है, इसकी बॉडी के अंदर डेविल का पॉइजन है, तुम अपने हिमालय पॉइजनस बीड को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल सकते हो, प्लीज मेरी मदद कर दो। जाओची से कहता है सीनियर मास्टर आपने यहाँ पर मुझे ये वाली टास्क दी है इसकी बॉडी के पॉइजन निकालने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जहाँ तक हो सका मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बुढ़ा मास्टर जाओची से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कि अब मेरी उदास जिंदगी का अंत होने वाला है, मेरी जिंदगी अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। और साथ ही बुढ़ा मास्टर यहाँ पर पता नहीं क्या चिल्लाकर कहता है, वो से कहता है हर तरफ क्योस मची हुई है, डीमंस आपस में फाइट कर रहे हैं और गार्ड्स रो रहे हैं। ठीक है, साथ ही वो से कहता है अब मेरी सोल का ये टुकड़ा जहाँ से गायब हो रहा है, अब तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। साथ ही वो सोल का टुकड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। आने से पहले वो जाओची से कहता है मेरे यंग मास्टर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जाओची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और सोच रहा होता है इसने यहाँ पर आखिर पर क्या कहा कि गार्ड्स और डीमंस आपस में फाइट कर रहे हैं और गार्ड्स रो रहे हैं। पुलिस जाओची से कहती है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है कि तुम इन बातों के बारे में सोच सको, फिर तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस भी नहीं है कि मैं तुम्हें गार्ड्स राउंड के बारे में कुछ बताऊं। जाओची मोली से कहता है जी तुम किस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं स्काई परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मोली से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि स्काई परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर होना बहुत बड़ी बात है? जाओची चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? तुम्हें पता है कि स्काई परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत सारी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो। मोली उसे कहती है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुमसे बेहतर भी हूँ। मोली जाओची से कहती है चलो अब बात करो, इधर उधर की बातें करना बंद करो और जल्दी से जाकर उस लिटिल लॉर्ड को हील करो। तुम जानना नहीं चाहते आखिर वो लिटिल मास्टर कौन है जिसको वो बूढ़ा मास्टर की सोल यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही थी? जाओची कहता हाँ मैं ये देखना चाहता हूँ और वो दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो जाओची जाकर उस बैरियर के पास खड़ा होता है, उस बैरियर के अंदर एक छोटी सी लड़की होती है। जाओची से देखकर कहता है कि यही वो लिटिल लॉर्ड है जिसके बारे में बूढ़े मास्टर की सोल ने मुझे बताया है, तो क्या यही वो उसकी लिटिल लॉर्ड है? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। जाओची की तरफ देखकर उसे कहती है तो तुम क्या चाहते थे कि ये लड़की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, तुम तो ठरकी के ठरकी ही रहे। जाओची मोली से कहता है हाँ चल छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि क्या ये मेरे लिए खतरनाक हो सकती है अगर मैं इसकी बॉडी से पॉइजन को निकाल देता हूँ और ये उठने के बाद मेरे पर अटैक कर दे? क्योंकि मोली जाओची से कहती है तुम बुढ़े ठरकी कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी लड़की से डरने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो तुम्हारी लार टपक रही है उस लार को अपने मुंह में वापस रखो और जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी से पॉइजन को निकालो। उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। सीमाना जाओची उस लड़की के बैरियर के ऊपर हाथ लगाता है तो उसी वक्त मोली उसके हाथ को पीछे खींच लेती है और उसे कहती है बेवकूफ क्या तुम मरना चाहते हो? ये एक एंशिएंट शील्ड है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे इस एंशिएंट शील्ड को टच कर सकते हो। कि जैसे जाओची ने शील्ड को वहाँ पर टच किया था वो शील्ड अपने आप ही डेसिपेट हो जाती है। ऐसी वहाँ पर वो शील्ड डेसिपेट होती है। उसी वक्त मोली की तरफ दिखाती है, मोली ने जाओची के कपड़ों को पकड़ा होता है, उसके बाजू के पल्लू को पकड़ कर रखा होता है। इस बात से खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, मैं कब से इसके ऊपर निर्भर होने लगी कि मैंने इसके बाजू को पकड़ रखा है। ये तो ऐसा तो तब लड़कियां करती हैं जब वो सामने वाली चीज से डर रही होती हैं। तुम्हारा जाओची तो किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता, वो जैसी महसूस करता है कि जाओची ने उसके लिए थोड़ी सी केयर जताई है वो जल्दी से उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने साथ चिपका लेता है और उसे कहता है लगता है कि लिटिल मोली मेरे लिए परेशान हो रही है। कि आगे से मोली भी हल्का सा शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है बकवास बंद करो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जाओची फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मोली आगे से और भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जबकि उसी वक्त जाओची के कंधे के ऊपर लिटिल मास्टर अपना हाथ रखती है। जाओची उसे कहता है अब तुम क्या करने वाली हो, अब ये मत कहना कि मेरे कंधे से पकड़कर तुम मुझे नीचे दबाने वाली हो। लेकिन जैसे उसे समझ आती है कि
मोली तो उसके सामने वाली की तरफ खड़ी है, पीछे की तरफ से हाथ किसका है। वो बहुत सा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है तुम तो मेरे सामने खड़ी हो तो फिर मेरे पीछे कौन है। साथ ही हमारा जाओची एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है लगता है कि ये कोई भूत है। छोटी लड़की भी उठ जाती है और उसे कहती है बिग ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो। जाओची जल्दी से भागता हुआ आगे चला जाता है, पीछे की तरफ देखकर उसे कहता है तुझे तुम हो, फाइनली तुम उठ ही गई। वो छोटी लड़की फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जाओची से कहती है ब्रदर तुमने मुझे ये क्यों याद दिला दिया कि मैं उठ गई, मुझे फिर से नींद आ रही है। और वो वहीं पर फिर से लेट जाती है। जाओची कहता है ये तो फिर से बेहोश हो गई है, फिर सो गई है, लेकिन ये इतनी आसानी के साथ दोबारा से कैसे सो गई। मोली उसे कहती है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कोई जानबूझकर वहाँ पर नहीं सो रही, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो और भी ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि हमने इसको जगा दिया। इसी वजह से वो बैरियर इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को स्टेबलाइज कर रहा था। चलो जल्दी से अपनी हीमली पॉइजन बीट को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को नॉलिफाई करो। जाओची कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ, और अपनी हीमली पॉइजन बीट को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना स्टार्ट करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 141 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 142 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची अपने हिमालय पॉइजन स्पीड को यूज करते हुए उस छोटी लड़की की बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करना स्टार्ट करता है। तो थोड़ी देर तक वो अपने हिमालय पॉइजन स्पीड को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल देता है। मोली से कहता है मोली मैंने इसकी बॉडी के अंदर से सारे पॉइजन को तो निकाल दिया है, ये तो बात कंफर्म है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से किसी भी किस्म का कोई और महसूस क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि ये जिंदा ही ना हो। मुझे इसके अंदर जरा भी जान दिखाई नहीं दे रही। मोली से कहती है हाँ तुम्हारी तरह मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है, ताकि तुम्हारी सारी की सारी एफर्ट्स बेकार गई। तुमने इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को तो रिमूव कर दिया, लेकिन तुम इसकी जान नहीं बचा सके, ये तो मर चुकी है। मानस जाओची वहीं पर उस बुढ़े मास्टर की सोल से बात करता है और उसे कहता है सीनियर तुम तो यहाँ से जा चुके हो, लेकिन अफसोस कि हम लोग इस लड़की को बचा नहीं सके। इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को तो निकाल दिया है, लेकिन मेरा जो हिमालय पॉइजनस ब्रीड मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। उसी वक्त वो छोटी लड़की उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है बिग ब्रदर कैसी हो तुम। मैं तो फिर से उठ गई। जाओची उसे देखते ही फिर से चीख मारता और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम फिर से कैसे उठ गई, तुम मर गई थी। छोटी लड़की के पास सुनते ही रोना शुरू कर देती है और कहती है तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मैं इस वक्त किसी हीवन में हूँ जहाँ पर तुम लोग मेरे सामने खड़े हो। हमारा जाओची उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो मेरा सर चकरा देगी। लगता है कि इस लड़की को खुद भी अपने बारे में नहीं पता कि ये क्या है। जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम जिंदा और हमारे साथ यहीं पर हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली के बाकी मेंबर्स कहाँ पर हैं। तो इस छोटी लड़की का नाम हांग है। हांग उसे कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आई और मेरी फैमिली कहाँ पर है। मोली जाओची से कहती है इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उस बूढ़े मास्टर ने कहा था कि वो इवल पॉइजन था, किसी डेविल के पॉइजन की वजह से ये इतनी अर्से तक यहाँ पर सोई रही है, जिसकी वजह से अपनी पास मेमोरीज को भूल चुकी है। इसकी पास लाइफ की मेमोरीज इसके पास नहीं बची। जाओची कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। हांग वहाँ पर खड़ी मोली की तरफ देखती है और उसे देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और देखकर कहती है बिग सीस तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लगता है कि तुम्हें रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारे ऊपर से रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोली उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है क्या ये लड़की मुझे यहाँ पर देख सकती है, लेकिन ये मुझे कैसे देख सकती है, मैं तो सिर्फ एक सोल का टुकड़ा हूँ। वो हांग से कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो। हांग उसे कहती है तो क्या मुझे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जाओची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है हमारी मोली के पास तो सिर्फ सोल बॉडी है, मेरे अलावा कुछ ही ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि मोली को देख सकते हैं इस बॉडी में, लेकिन ये लड़की मोली को इस तरह कैसे देख सकती है। लगता है कि ये लड़की कोई आम सी लड़की नहीं है, बल्कि ये भी काफी स्पेशल है। तो उसी वक्त उस लड़की के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। हांग कहती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बिग ब्रदर क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। जाओची उसे कहता है मेरे पास कुछ तो खाने को होगा। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, अपने हिमालय पॉइजन बीड के अंदर से बड़ी सी प्लेट जैसी कोई चीज निकाल लेता है, शायद से खाने के लिए कोई चीज होगी। इसके सामने करते हुए उसे कहता है चलो जल्दी से इसको खा लो। हांग उस चीज को अपने हाथ में पकड़ती है और साथ उसे सुनकर कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा बुरी है, तुम्हारे पास और कुछ है मेरे खाने के लिए। जाओची उसे कहता है अच्छा तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो वो उसे कहती है मुझे एक बड़ी सी तलवार चाहिए जो कि काफी बड़ी हो, काफी लंबी होनी चाहिए। जाओची उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है इसको तलवार क्यों चाहिए। वो अपनी हिमालय पॉइजन बीड के अंदर से अपनी टूटी हुई तलवार को बाहर निकालता है ड्रैगन फॉल्ट को। वो उसे कहता है क्या तुम्हें इस तरह की तलवार चाहिए। ड्रैगन फॉल्ट को उसके हाथ में देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है हाँ मुझे यही चाहिए। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से उस तलवार को छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि जाओची अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन अब तुम्हें एक तलवार क्यों चाहिए, क्या तुम तलवार के साथ खेलना चाहती हो। तो जाओची उससे कहता है ये तलवार एक तो बहुत ज्यादा महंगी है और ऊपर से बहुत ज्यादा भारी भी है, इसकी वजह से तुम इसको उठा भी नहीं पाओगी, इसी वजह से तुम इसको उठा भी नहीं सकती, तो दूर से इसको देख लो, इसके साथ खेलना मत। हांग आगे से अपना मुंह मोटा बनाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है बिग ब्रदर तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, तुम अपनी चीज मुझे क्यों नहीं दे रहे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो वो नाराज होकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो जाओची अपने पास एक केक का टुकड़ा निकालता है और उसे कहता है ये देखो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, चलो जल्दी से इसको खा लो। जबकि हमारी जाओची पीछे खड़ी ये देख रही होती है और उसे कहती है तुमने मेरे लिए तो कभी ये केक का टुकड़ा नहीं निकाला, जबकि इस छोटी लड़की को तुम केक दे रहे हो। उसी वक्त हांग को मौका मिलता है। हांग बड़ी स्पीड के साथ जाओची के पास उसकी टूटी तलवार उठाती है और बड़ी स्पीड के साथ बाहर भाग जाती है। जाओची कहता है ये लड़की तो मेरी तलवार लेकर भाग गई है, चलो जल्दी से इसका पीछा करते हैं। हांग जाओची की तलवार को उठाकर बड़ी स्पीड से भाग रही होती है, जबकि हमारा जाओची उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। जाओची कहता है जरा रुको, मेरी तलवार मुझे वापस करो। हांग बड़ी स्पीड के साथ उस प्रोफाउंड डॉग से बाहर चली जाती है, हमारा जाओची भी उसके पीछे पीछे वहाँ से बाहर आ जाता है। जाओची और मोली जैसे बाहर पहुंचते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मोली जाओची से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वाला जो पैलेस है अपनी जगह को बदलता रहता है, लास्ट टाइम इस पैलेस को हमने एक डेजर्ट में देखा था और अब देखो यहाँ पर एक जंगल है, सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। भागते हुए जंगल के अंदर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और तलवार को वहाँ पर रखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन देखने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। वो उस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को उठाती है और कहती है अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तलवार के टुकड़े के ऊपर बाइट करना स्टार्ट करती है। हम यहाँ पर किसी भी मेटल की चीज को खा सकती है, तो सबसे पहले तो हम इसे तलवार को खाता हुआ देखेंगे। ये इस तलवार को खाना स्टार्ट करती है कि हमारा
साउची भी वहाँ पर पहुंच जाता है। साउची एक दरख्त के पीछे से निकलता है और उसको उठा लेता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो अब जल्दी से बताओ कि तुमने मेरी तलवार के साथ क्या किया, अभी भी तुम क्या खा रही हो, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, चलो जल्दी से मुझे दिखाओ। जबकि हुआंग आगे से एक छोटे से बच्चे की तरह अपने मुंह को बंद करते हुए कहती है नहीं मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं है। साउची कहता है अब सच्ची सच्ची बताओ कहीं तुमने मेरी तलवार को तो नहीं खा लिया। वो उसे कहती है हाँ मैंने तुम्हारी तलवार को ही खाया है। साउची कहता है जरा मुझे देखने दो। वो पीछे की तरफ देखता है तो उसकी तलवार का सिर्फ हैंडल ही वहाँ पर बचा होता है, आगे वाले टुकड़े को तो उस लड़की ने पहले ही खा लिया है। साउची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी ड्रैगन स्वर्ड को खा लिया। साउची जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के हैंडल को उठाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है दोस्त मैं तुम्हारी रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, पहले तुम्हें अपने हाथों से मैंने तोड़ दिया, उसके बाद से तुम्हें प्रॉपर्ली दोबारा से रिपेयर करने की बारी आई तो एक लड़की ने तुम्हें खा लिया, मैं तो तुम्हारी डेड बॉडी को भी नहीं बचा पाया। साथ ही साउची जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और हुआंग से कहता है मेरी तलवार एक तो बहुत ज्यादा भारी थी और ऊपर से वो बहुत ज्यादा स्पेशल भी थी क्योंकि वो एम्परर परफॉर्म राम की एक तलवार थी, बाकी में तुमने इस तलवार को खा लिया है। हुआंग उसे कहती है ब्रदर हाँ मैंने तुम्हारी तलवार को खा लिया, प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि वो तलवार काफी ज्यादा डिलीशियस थी, इसी वजह से मैंने इसको पूरा का पूरा खा लिया। ना मुझे यहाँ पर नींद आ रही है और वो वहीं पर फिर से होना स्टार्ट करती है और उसी पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाती है। साउची और मौली फिर से उसी की तरफ देख रही होती है और कहते हैं इस लड़की का मसला क्या है, इसने मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड को खा लिया और ऊपर से फिर से सो गई है। पर सोते सोते उसकी बॉडी चमकना शुरू हो जाती है। मौली साउची से कहती है जरा देखो इसकी बॉडी चमक रही है। मौली साउची से कहती है मुझे ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है, लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले भी कहीं पर सुना है या फिर इससे पहले मिल चुकी हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कहाँ पर देखी है। लिटिल हॉन्ग की बॉडी जब वहाँ पर चमकना स्टार्ट करती है तो साथ ही वो अपने आप वहाँ पर उठ खड़ी होती है, हालांकि वो बेहोशी की हालत में होती है यानी कि वो सो रही होती है। इसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, एनर्जी सर्च निकलती है और जो हॉन्ग की बॉडी होती है वो बड़ी स्पीड के साथ एनर्जी बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है, वो ऊपर स्पेस में चली जाती है। साउची मौली से कहता है आखिर इस लड़की का मसला क्या है, इसने मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड को खा लिया और ड्रैगन स्वॉर्ड को खाने के बाद ये सो गई थी, फिर इसकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट हुई और आसमान में जाकर गायब हो गई है। साउची से कहती है मुझे तो ये सीन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखना कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। देर के बाद लिटिल हॉन्ग की बॉडी ऊपर से एनर्जी की फॉर्म में फिर से नीचे की तरफ आती है, बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर जंगल में आकर गिरती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। साउची कहता है लिटिल हॉन्ग तो फिर से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। मौली साउची से कहती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, चलो जल्दी से उस तरफ चलो, चल के देखते हैं, बस ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। तुम्हारा साउची और मौली दोनों भागते हुए उस तरफ जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं मौली अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर जो धुआं फैला होता है उसको हटा देती है। वो धुएं को हटाती है तो वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार होती है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल लग रही होती है। लिटिल हॉन्ग असल में एक तलवार है जो कि सोल बॉडी में ह्यूमन फॉर्म में आ सकती है। उस तलवार की तरफ देखती है और कहती है मैं तो इस तलवार को पहचानती हूँ, इसका नाम ह्यूमन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वर्ड है। साउची मौली से कहता है मौली वो छोटी लड़की कहाँ पर चली गई, हमने तो उस छोटी लड़की को ऊपर जाते हुए देखा था, अब ये तलवार यहाँ पर क्यों है। फिर उसे इशारा करते हुए कहती है यही वो तुम्हारी छोटी लड़की है, ये छोटी लड़की तुम्हारी तलवार है। साउची मौली से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान एक तलवार में कैसे चेंज हो सकता है। मौली साउची से कहती है तुम्हें सबके बारे में अभी समझ नहीं आएगी, ये कोई इंसान नहीं थी, ना ही ये कोई आम सी क्रिएचर है, बल्कि ये तो तलवार की सोल बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। साउची से कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, तुम पता नहीं यहाँ पर क्या कह रही हो। मौली से कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारे पास अभी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मेरी बातों को समझ सको, जल्दी करो और जाकर उस तलवार को उठा लो। साउची जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उस तलवार पे हाथ रखते हुए कहता है एक छोटी सी लड़की एक तलवार में चेंज हो गई, यार तुम्हें क्या लगता है कि ये कितनी ज्यादा भारी हो सकती है कि मैं इस तलवार को भी ना उठा पाऊं, तो इसे अपनी छोटी उंगली के साथ भी उठा लूंगा। जैसे ही हमारा साउची उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा भारी होती है, वो उस तलवार को नहीं उठा पाता। जी कहता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसको अपनी पावर के साथ उठा भी नहीं पा रहा। साउची वहीं पर उस तलवार को उठाने के लिए अपने पुरगाटरी गेट को ओपन करता है, यानी तीसरे गेट को ओपन करता है, तब जाकर वो कहीं उस तलवार को उठा पाता है। साउची उस तलवार को उठाता है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। हमारा साउची इस तलवार को जहाँ पर यूज करता है वो पहली बार उसके साथ स्ट्राइक लगाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लगती है, सामने ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सी दरार पड़ जाती है। साउची कहता है ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंगली पावर रखती है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ इस तलवार को मैंने उठा लिया, इसका मतलब मेरे पास अब एक इनविंसिबल स्वर्ड आ गई है। मौली साउची से कहती है चलो अब जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी से अपने ब्लड को इस तलवार के ऊपर डालो। साउची मौली से कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे इसके ऊपर अपना ब्लड क्यों डालना है। मौली उसे कहती है बकवास बंद करो, आगे से तुम सवाल इतनी ज्यादा पूछते हो। वो उसका हाथ पकड़ती है और तलवार के ऊपर रगड़ना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हें जो भी करने का कहती हूँ चुपचाप करते क्यों नहीं हो, अब तुम ठीक रहे हो। साउची चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, इस तरह तलवार के ऊपर किसी के हाथ को कौन रब करता है, तुमने तो मेरा पूरा हाथ ही काट देना है। साउची के हाथ से जब उसका ब्लड निकलता है तो वो ब्लड उस तलवार के ऊपर पड़ता है, जिससे आपको तलवार हमारे साउची की हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर अपना ब्लड डालने से साउची ने इसके ऊपर अपना ब्लड मार्क डाल दिया है। साउची कहता है मुझे बड़ी ही क्लोज सी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये तलवार मेरे ब्लड रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 142 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पुलिस साउची से कहती है इस तलवार के ऊपर जल्दी से अपना ब्लड डालो और वो उसके हाथ को तलवार के ऊपर रगड़कर उसका ब्लड उस तलवार के ऊपर डलवा देती है, जिससे साउची उस तलवार का मास्टर बन जाता है। तो साउची उस तलवार को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है और कहता है मुझे इस तलवार के अंदर से बहुत सारी अपनी सी फीलिंग आ रही है। जबकि मौली पीछे खड़ी अपनी पावर्स को यूज करती है और सोच रही होती है प्रिंसेस ने इस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है और इसके लिए बहुत कुछ किया है, इस लड़के की बारी है मेरे लिए बहुत कुछ करने की। अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके हाथ में जो तलवार होती है उसे फिर से इंसान बना देती है। लिटिल हॉन्ग दोबारा से इंसान बनने के बाद उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बाहर आने के बाद हमारी हॉन्ग को चक्कर आ रहे होते हैं। वो साउची से कहती है मुझे अचानक से बहुत ज्यादा चक्कर क्यों आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी बोट के अंदर बैठी हूँ, पानी के भाव के साथ मैं ऊपर नीचे हिल रही हूँ। फिर साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है, साउची का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है बिग ब्रदर अब मुझे तुम्हारे सामने खड़े होकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे हम दोनों के दरमियान में कोई रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें अपने सामने देखकर। तब हमारा साउची सोच रहा होता है मैंने इसके ऊपर अपना ब्लड डाला है, इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड है। हमारा साउची आगे से उसे जो जवाब देता है वो काफी हैरान करने वाला है। साउची उसे कहता है तू मुझे पसंद करती हो, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है क्योंकि मैं है ही बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का, कभी लड़की मेरे चार्म्स को
देखने के बाद वो मेरे सामने रेजिस्ट नहीं कर पाती, चाहे वो इनविंसिबल ओल्ड मेडन ही क्यों ना हो या फिर कोई इग्नोरेंट लिटिल लोली ही क्यों ना हो। सभी लोग मुझे देखकर मेरे प्यार में पड़ी जाती हैं। लिटिल हॉन्ग जाओची की बात सुनने के बाद कहती है, ब्रदर मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे किसी एक बात की भी समझ नहीं आई, पर मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। मॉली जाओची से कहती है, चलो जल्दी से अब अपनी बातें काम करो और जल्दी से जल्दी इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इस लड़की के पास इसकी मेमोरीज नहीं है, अगर इसकी मेमोरीज वापस आ गई तो ये तुम्हारे साथ कभी भी एक एग्रीमेंट नहीं करेगी। जाओची कहता है, लेकिन मैं इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ। मॉली उसे कहती है, बकवास बंद करो, तुम ये कह रही हो कि तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम हमेशा ही इस तरह करते हो। लड़की को फंसाना तो तुम्हारे लिए बहुत आम सी बात है। ये मत कहना कि तुम्हें लड़की को फंसाना नहीं आता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने तुम्हारे सारे तरीके देखे हुए हैं। कि हमारा जाओची की बातें सुनने के बाद कहता है, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं सभी लड़कियों को नहीं फंसाता। जाओची आगे बढ़ता है और हॉन्ग से कहता है, लड़की तुम्हें पता है ना कि मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड को तुमने खा लिया है, जबकि तुमने मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड को खा लिया है तो फिर बदले में अब तुम्हें तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना तुम मेरी वेपन बन जाओ, क्योंकि तुम भी एक तलवार हो। फिर हॉन्ग बड़ी आसानी के साथ आगे से मान जाती है और उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हारी तलवार बन सकती हूँ। मुझे भी एक तलवार में चेंज होना काफी ज्यादा मजेदार लगा, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस हैं। तुम्हें मेरी उन तीनों शर्तों को मानना पड़ेगा। वो उसे कहती है, पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा, दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे कभी भी भूखा नहीं रखोगे, और तीसरी शर्त यह है कि तुम मेरे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करोगे। अगर तुम मेरी तीनों शर्तों को मानोगे तो मैं तुम्हारी तलवार बनने को तैयार हूँ। तो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी तीनों शर्तों को वैसे भी मान लेता अगर तुम यहाँ पर मेरी तलवार नहीं भी बनती। लिटिल हॉन्ग जाओची से कहती है, चलो ठीक है आप जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि मुझे फिर से भूख लग जाए, जल्दी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। वो अपने हाथ के ऊपर अपनी परफॉर्म एनर्जी को रिलीज करते हुए माथे के ऊपर अपनी एनर्जी को डालता है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो सके। लिटिल हॉन्ग उसकी एनर्जी के साथ बाइंड होने के बाद अब एक तलवार बन जाती है और जाओची के हाथ में आ जाती है। जाओची कहता है, जो तो वाकई में सक्सेसफुल रहा, मैंने हॉन्ग को अपने लिए तलवार में बदल लिया। हॉन्ग क्योंकि एक तलवार बन चुकी है और उसके पास एक मास्टर है, तो वो फ्रीली अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सकती है और तलवार फॉर्म में आ सकती है। इस बात से उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि जाओची उसे कभी तलवार में चेंज करता है तो कभी वो लिटिल ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो जाओची से कहती है, ब्रदर जाओची चलो थोड़ी देर और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो काफी देर तक वहाँ पर तलवार बनती है और कभी इंसान बनती है, तो इस तरह वो दोनों वहाँ पर काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर ऐसा कह लें कि लिटिल हॉन्ग उसके साथ खेल रही होती है। आधे घंटे के बाद जाओची काफी ज्यादा थक जाता है और उसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लिटिल हॉन्ग उसे कहती है, ब्रदर चलो जल्दी करो, मुझे अभी और खेलना है, मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। जाओची उसे कहता है, अच्छा ठीक है जल्दी से तलवार में चेंज हो जाओ, और वो तलवार में चेंज हो जाती है। जाओची कहता है, ये लड़की कोई 100 बार तलवार में चेंज हुई होगी और फिर से इंसानी फॉर्म में आई होगी, ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ये मॉली दूर खड़ी हमारे जाओची का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तुम हमेशा ही लड़कियों के साथ इस तरह बुरा करते हो, एक लड़की ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया। तो जाओची और मॉली अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है, कहीं से उनके ऊपर स्पेशल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। मॉली जाओची से कहती है, ऊपर की तरफ देखो, लगता है कि स्पेस टनल ओपन हो रही है और यहाँ पर से ये आग किसी दूसरी जगह के ऊपर रुक रही है, हम लोग किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में उतर सकते हैं। मॉली जाओची से कहती है, चलो जल्दी करो, इस लिटिल हॉन्ग को जल्दी से अपनी ह्यूमनली पॉइजनस बीट के अंदर रख लो, क्योंकि इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, इसी वजह से ऐसा ना हो कि यहाँ से तुम्हारे साथ बाहर ना जा पाए, क्योंकि हम लोग तो दूसरे कॉन्टिनेंट में यहाँ पर से ट्रांसफर होने वाले हैं। तुम इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो इसे अपनी ह्यूमनली पॉइजनस बीट में रख लो। तो जाओची ह्यूमनली पॉइजनस बीट को एक्टिवेट करता है और लिटिल हॉन्ग को अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीट के अंदर रख लेता है। भी क्योंकि यहाँ पर सोल फॉर्म में है, इसी वजह से उसे भी ह्यूमनली पॉइजनस बीट के अंदर जाना पड़ेगा। वो जाओची से कहती है, बाकी का सब तुम्हें खुद ही संभालना होगा, मैं भी अंदर जा रही हूँ। तो जाओची से कहता है, क्यों नहीं, मैं बाकी सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। अभी ह्यूमनली पॉइजनस बीट के अंदर चली जाती है कि हमारा जाओची उस बड़ी ट्रैवलेंस के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो जल्दी से आओ, मेरे ऊपर गिरो और मुझे दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाओ, मैं रेडी हूँ दूसरी दुनिया में जाने के लिए। तो सारी की सारी एनर्जी हमारे जाओची के ऊपर पड़ती है, जिससे हमारा जाओची दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाएगा एक दूसरे कॉन्टिनेंट में। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड नेशन का दिखाया जाता है। ब्लू विंड नेशन के बॉर्डर के ऊपर एक पुराने कैरेक्टर को दिखाते हैं, फैन जुई चैन। तो आपको याद ही होगा फैन जुई चैन, जिसके पूरी की पूरी फैमिली को जाओची ने मार दिया, सिर्फ उसे छोड़ दिया था अपनी आंटी के कहने पर। वो भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पावरफुल होने के बाद जाओची से बदला लेने के लिए वापस आता है। वो बॉर्डर पर एक होटल में जाता है और उस होटल के ऑनर से कहता है, क्या आप यहाँ पर एक रूम बुक करवाने के लिए आए हैं, मेरे पास अभी भी रूम अवेलेबल है। तो हमारा फैन जुई चैन डायरेक्टली उसे कहता है, जुंची कहाँ पर है, मुझे जुंची कहाँ पर मिलेगा। जैसे कि होटल वाले को जुंची के बारे में पता, वो उसके चाची का बेटा हो। डायरेक्टली उससे पूछने का क्या मतलब, उस बेचारे को कैसे पता होगा। वो होटल वाला उसे कहता है, सर आप किस जुंची के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई भी जुंची नहीं है। फैन जुई चैन उसे कहता है, मैं उस जुंची की बात कर रहा हूँ जिसने ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने उसके बारे में ना सुना, मुझे तो नहीं हो सकता, उसने पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। तो होटल वाला कहता है, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, आप उस जुंची की बात कर रहे हैं। फैन जुई चैन से कहता है, तो फिर तुम मुझे उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, तुम्हें उसके बारे में बताने में कोई मुश्किल हो रही है। होटल वाला उसे कहता है, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा, असल बात यह है कि जुंची तो कब का मर चुका है। वह सुनते ही फैन जुई चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है, जुंची ऐसे कैसे मर सकता है, मुझे जल्दी से बताओ वो कैसे मरा। होटल वाला उसे कहता है, प्लीज सर मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बस इतना पता है कि जुंची ने हमारे इंपीरियल सिटी की तरफ से नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में हमारे ब्लू विंड कंट्री को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पर उसने फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया। उसके बाद उसे प्री मोरिटिया परफॉर्म आर्क में जाने का मौका मिला, वहाँ पर से वो प्री मोरिटिया परफॉर्म आर्क से निकल नहीं पाया, वो वहीं पर फंस गया। उसने प्रिंसेस लुए को वहाँ से बाहर भेज दिया, लेकिन खुद अपनी जान दे दी। और उसने जिस स्नो प्रिंसेस को बचाया था वो इस वक्त डिवाइन फीनिक्स किंगडम में है। तो ये बात सुनते ही हमारा फैन जुई चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है जुंची, तुम नहीं मार सकते, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारता। साथ ही जब वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है तो वो बेचारे के पूरे होटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फैन जुई चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फैन जुई चैन कहता है, मैंने पिछले 3 साल से अपनी बॉडी के साथ इवल फील्ड की बॉडी को मर्ज करने की कोशिश की है। 3 साल में मैंने बहुत ज्यादा दर्द सहा ताकि मैं इस पावर को हासिल कर सकूं। मैंने इतनी ज्यादा पावर को इसलिए हासिल किया था कि मैं जुंची को अपने हाथों से मार सकूं, लेकिन वो जुंची पहले से मर चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं किससे अपना बदला लूंगा। साथ ही हमारे फैन जुई चैन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। पीछे गिरते हुए कहता है, जुंची मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों
तुझे मारना चाहता था, मैं तुम्हारे हड्डियों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, तुम्हारे टेंडन्स को चीरना फाड़ना चाहता था ताकि तुम्हारे गोश्त का एक टुकड़ा भी ना बचे। पेन जुइचेन कहता मैं क्या करूं, उसने मेरे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन अब तो मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता। उसी वक्त उसे याद आता है कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जुनची माना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से था। वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाना चाहिए, की सारी फैमिली वहीं पर है, मैं जाकर उसके सिटी को बर्बाद करूंगा, क्योंकि उसने मेरे पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद किया है, तो मैं उसके पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। पेन जुइचेन बड़ी स्पीड से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जहां पर हमारे जाओची की जाओ फैमिली रहती है। नेक्स्ट सीन हमें हिमालय पॉइजनस बीड के अंदर का दिखाया जाता है। हांग हिमालय पॉइजनस बीड के अंदर जाने के बाद अपने आसपास देखती है और कहती है ये कौन सी जगह है, ये रूम तो हर तरफ से ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ। वक्त मॉली उसके कंधे पे हाथ रखती है, जैसे वो उसके कंधे पे हाथ रखती है लिटिल हांग एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है ये क्या, यहाँ पर तो भूत है। साथ ही लिटिल हांग वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे वहाँ पर अपनी आंख खोलती है तो सामने की तरफ देखती है कि उसके सामने मोली होती है और मोली के हाथ में ड्रैगन स्वॉर्ड का हैंडल होता है। वो देखकर बोझदा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बिग सिस है, और बिग सिस तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो प्रोफाउंड हैंडल है, देखने में बोझदा टेस्टी लग रहा है, प्लीज जल्दी से मुझे दे दो। मोली उसे कहती है तो तुम्हें ये चाहिए क्या, तुम इसे खाना चाहती हो। लिटिल हांग उसे कहती है हाँ बिग सिस, ये मुझे खाना है, प्लीज जल्दी से मुझे दे दो। वो उसके हाथ से वो ले लेती है और साथ ही वो सलवार के हैंडल को खाना स्टार्ट कर देती है। मोली के देखते ही देखते वो थोड़ी देर में उस पूरे के पूरे हैंडल को खा जाती है। जैसे वो उस हैंडल को खाती है तो उसका पेट भर जाता है और वहीं पर फिर से सो जाती है। कहती है ये तो बड़ी जल्दी अपना पेट भर लिया और फिर से सो भी गई। जैसे वो वहाँ पर सो जाती है, मोली उसकी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है बूढ़े मास्टर चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी सोल का एक छोटा टुकड़ा अभी भी यहीं पर है। लिटिल हांग की बॉडी के अंदर से उस बूढ़े मास्टर की सोल का टुकड़ा बाहर निकलता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था, तुम तो वाकई में एक बहुत ही पावरफुल एक्सिस्टेंस हो। सोल का जो बचा हुआ आखिरी टुकड़ा इसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ था, तुम इसको भी देख सकती हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान मास्टर हो। मोली उस बूढ़े मास्टर से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी सोल के इस टुकड़े को नहीं देख सकती थी, क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूँ। मैं ह्यूमनली स्टार गार्ड फैमिली से हूँ और एक गॉडेस हूँ। बूढ़ा मास्टर से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना था कि स्टार गार्ड रॉयल फैमिली वो तो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके सभी मेंबर्स मर चुके हैं। इसका मतलब वो नई स्टार गार्ड तुम ही हो जिसके पास फैमिली की सारी इनहेरिटेंस है, जो कि गार्ड्स को भी मार सकती है। हमारे पास ह्यूमनली गार्ड स्लेयर की पावर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 143 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 144 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मॉली लिटिल हांग की बॉडी के अंदर जो मास्टर की सोल होती है वो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो वो मास्टर की सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है तो मुझे देख लिया। फिर उसे अपने बारे में बताती है कि वो स्टार गार्ड फैमिली की यंग मिस है, यानी कि वो एक प्रिंसेस और गॉडेस भी है। बड़ा मास्टर से कहता है लेकिन तुम्हारी स्टार गार्ड फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सभी मेंबर्स मर चुके हैं, तो इसका मतलब आखिरी बची हुई मेंबर तुम ही हो जिसके पास गॉड स्लेइंग की पावर्स हैं। उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। और साथ ही वो अंदर से काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे अपने ब्रदर और अपनी मदर की मौत का बदला लेना है, मैं उन सभी अपनी फैमिली मेंबर्स की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी। अपना मास्टर हमारी मोली से कहता है जबकि तुम एक गॉडेस हो और स्टार गार्ड फैमिली से हो, तुम तो एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस हो, फिर इस एक छोटे से इंसानी लड़के के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम इसके साथ क्यों रह रही हो। हाँ सिर्फ तुम खुद उसके साथ कनेक्टेड हो, बल्कि तुमने मेरी लिटिल मास्टर को भी उस लड़के के साथ बाइंड करवा दिया है। इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है कि मेरी लिटिल मास्टर को उसके साथ एक तलवार बनकर रहना चाहिए या फिर उसको सर्व करना चाहिए। मोली उस बूढ़े मास्टर से कहती है तुम इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। हाँ जो बात ठीक है कि जुनची एक वाकई में एक इंसानी लड़का है, वो एक मॉडल है, लेकिन वो किसी भी तरह से बाकी के सारे जीनियस जो कि डिवाइन राम से अबव पैदा होते हैं उन सभी से भी कम नहीं है, बल्कि वो एक जीनियस से भी बड़ा जीनियस है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होगा। उस लड़के के पास कुछ ऐसा है जैसा तुमने किसी भी एक इंसान के पास नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि बाज़ दफा तो मैं भी उस लड़के से बहुत ज्यादा जेलस होती हूँ, क्योंकि मैं गॉडेस हूँ, लेकिन मेरे पास भी वो सब कुछ नहीं है जो उस लड़के के पास है। उसके पास इवल गॉड की इनहेरिटेंस की पावर है। इसके अलावा उसने हिमली वुल्फ स्लैश को सीखा है जो कि हिमली वुल्फ गॉड से आई है। इसके अलावा उसके पास हिमली बुद्धा रेज गॉड की लेगेसी की पावर है, फिर उसके पास डिवाइन फीनिक्स की इनहेरिटेंस की पावर है, और उसके बाद उसके पास पूरे ब्लू ड्रैगन गॉड की भी पावर है। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा है कि इन सभी पावर्स में से अगर किसी एक भी इंसान के पास ये वाली पावर हो तो वो हिमली गॉड राम के अंदर एक तहलका मचा सकता है, लेकिन इस लड़के के पास तो 5 पावर्स है, वो भी सिर्फ एक बॉडी के अंदर। मॉडल बॉडी के अंदर 5 गॉड्स की पावर्स का होना क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। यानी आज से पहले किसी भी इंसान को एक से ज्यादा हिमली गॉड्स की पावर्स के साथ कभी नहीं देखा। तो आप मुझे बताओ क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरा युंची एक वाकई में एक आम इंसान है। बूढ़ा मास्टर मोली से कहता है मैं तो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे इस दुनिया के बारे में अब ज्यादा नहीं पता, तुमने अगर उसको पहचाना है तो वाकई में कोई ऑर्डिनरी सा इंसान तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यही गॉड की विल है, मेरी यंग मास्टर को लड़के के साथ बाइंड होना था और ये लड़का उसको बहुत ही अच्छे से रखेगा। साथ ही वो अपनी लिटिल मास्टर के पास जाता और कहता अब ये बूढ़ा मास्टर जहाँ से डेसिपेट हो सकता है, तो मतलब अब मुझे अपनी जिंदगी में अंदर और कोई भी पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी लिटिल मास्टर को किसी ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दिया है जो कि उसकी रक्षा कर सकता है। बूढ़ा मास्टर स्वर्ड स्पिरिट गॉड क्लैन से है। लिटिल मास्टर से कहता है हालांकि ये बात भी सच है कि तुम मेरी फैमिली की ट्रू मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तुम्हें अपनी फैमिली की यंग मिस की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम हमारी फैमिली के बहुत ज्यादा करीब हो। तो बूढ़ा मास्टर हमारी मोली से कहता है डिवाइन स्टार गॉड की गॉडेस प्लीज मेरी लिटिल मास्टर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, फ्यूचर में जो तुम्हारे साथ रहेगी। मोली से कहती है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, जाओची और मैं अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वैसे यहाँ पर मैं इसका ख्याल तो नहीं रख सकती क्योंकि मेरा ख्याल कोई और रख रहा है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास अपनी पावर्स भी नहीं है और ना ही मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी है। लेकिन चलो कम से कम हमारे पास वो लड़का तो है, वो लड़का लड़कियों की बहुत ज्यादा केयर करता है और हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब हमारा जाओची उस बड़े से टनल के अंदर से बाहर की तरफ गिर रहा होता है दूसरे कॉन्टिनेंट में। जाओची कहता है अभी तक मैं नीचे क्यों नहीं निकल रहा, पता नहीं ये बैरियर कहाँ पर चला गया, कब मैं यहाँ पर इस बैरियर के अंदर से बाहर निकलूंगा, अब तो मुझे चक्कर भी आना शुरू हो गए हैं। वहीं पर उसे सामने बैरियर दिखाई देता है। जाओची कहता है लगता है कि मैं टाइम एंड स्पेस के बैरियर को पार करते हुए दूसरे डायमेंशन में जाने वाला हूँ। उसके सामने जो स्पेस बैरियर होता है वो टूट जाता है और उसके टूटने के बाद जाओची कहता है लो न्यू कॉन्टिनेंट में आ चुका हूँ तुम्हारी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए और तुम्हें लूटने के लिए। तो जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो धड़ाम कार के ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। जाओची
कहता है जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मैं तो सीधा मुंह के बल गिरने वाला हूँ। और वो चिल्लाता हुआ सीधा जाकर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरता है। हमारा साउची उठता कहता है तो फाइनली मैं जहाँ पर एक नए कॉन्टिनेंट के ऊपर आ चुका हूँ। वहीं पर साइड के ऊपर उसे एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। साउची कहता है जहाँ पर लैंड हुआ हूँ और जहाँ पर एक धमाके की आवाज आ गई, चलो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। साउची बड़ी स्पीड के साथ उधर जाता है। वो झाड़ियों के पीछे छुप कर देखता है तो वहाँ पर दो स्नेक मॉन्स्टर्स होते हैं। वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही वो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होते हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा होगा। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं चलो आज मेरे साथ डुएल करो, मैं देखता हूँ कि आज कौन हमें से जीता है। जबकि हमारा साउची उन दोनों को वहाँ पर बात करते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कैसे हो सकता है, डीमंस बात कैसे कर सकते हैं। साउची मोली से कहता है मुझे ये तो पता है कि जब एक डीमन बीस्ट हायर लेवल्स पर पहुंच जाता है एम्परर स्टेज के ऊपर या फिर उससे ज्यादा, तब वो ह्यूमन बॉडी में चेंज हो सकता है या फिर बात भी कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ अर्थ पर फाउंड ग्राउंड के क्रीचर्स हैं। फिर ये यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कैसे हैं? इनके पास हाफ ह्यूमन बॉडी और जो बात भी कर सकते हैं। अली साउची से कहती है तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा हैरान होने की क्या जरूरत है, तुम इस वक्त अपने स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट में नहीं हो बल्कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हो। यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अलग हो सकती हैं। तुमने इस दुनिया को पहले नहीं देखा हुआ। मोलियो से कहती है मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने हिमालय पॉइजनस ब्रीड के अंदर आना चाहिए। तो बाहर की सिचुएशन के हिसाब से अंदर की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। जैसे तुम अंदर आकर देखोगे मुझे लगता है कि तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे। साउची मोली से कहता है अब हिमालय पॉइजनस ब्रीड के अंदर ऐसा क्या है कि जिसे देखकर मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। मोलियो से कहती है एक बार आओ तो सही, जरा जल्दी से अंदर आकर देखो, खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो हिमालय पॉइजनस ब्रीड के अंदर आ जाता है। हिमालय पॉइजनस ब्रीड के अंदर आने के बाद वो मोली से कहता है मोली क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मुझे यहाँ पर सिर्फ अंदर लाना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे देखना चाहती हो। पता है ना कि हिमालय पॉइजनस ब्रीड मेरी अपनी स्पेस है और मेरी स्पेस के अंदर ऐसा क्या हो सकता है कि जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाऊं। मोली साउची को इशारा करते हुए कहती है अब ऐसा नहीं है कि उस चीज को देखकर तुम डर जाओगे, पर ऐसा है कि तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जरा जल्दी से पीछे की तरफ देखो। और साउची कहता है पीछे ऐसा भी क्या हो सकता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो लिटिल हॉन्ग के हाथ में एक हिमालय गॉड वेन पर्पल क्रिस्टल होता है और वो उसको खा रही होती है। लिटिल हॉन्ग बड़े मासूमाना अंदाज में साउची से कहती है बिग ब्रदर क्या तुम्हें भी भूख लगी है, तुम्हें ये क्रिस्टल खाना है, जो तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो उस क्रिस्टल को साउची के सामने करते हुए कहती है इसका बस छोटा सा बाइट लेना, सारा मत खा जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्योंकि हमारा साउची चिल्लाकर वहीं पर बहुत बड़े सदमे में चला जाता है। साउची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। हॉन्ग उसे कहती है बिग ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाला क्रिस्टल नहीं खाना, चलो ठीक है फिर मैं ही अकेले इसको खा लेती हूँ। और वो फिर से क्रंच करते हुए उस क्रिस्टल को खाना शुरू कर देती है। वो कहती है ये वाला पर्पल वाला तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बाकी सारे इतने डिलीशियस नहीं थे। उसने अपने सामने काफी सारे क्रिस्टल्स और काफी सारे वेपन्स को रखा होता है। साउची ने जितनी भी जड़ी बूटियां भी चोरी की थी वो सारी की सारी रखकर वो खा रही होती है। साउची बेचारे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। साउची कहता है गॉड्स मैंने ऐसी कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा मुझे यहाँ पर मिल रही है, मुझे इस तरह टॉर्चर कैसे कर सकते हो। मेरे पास टोटल 2 पर्पल वेन गॉड क्रिस्टल्स थे, उनमें से एक क्रिस्टल को तो इस लड़की ने खा लिया है और इसके अलावा मेरे पास ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेजर्स थे जो कि स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट में नहीं मिल सकते, वो वाले स्पेशल ट्रेजर भी इस लड़की ने खा लिए हैं। मैं तो मोली की बॉडी को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रेजर्स को इकट्ठा कर रहा था। लिटिल हॉन्ग मोली से कहती है बिग सिस आप ब्रदर को क्या हो गया, अचानक से इस तरह रिएक्शन क्यों कर रही है, क्या इनकी तबीयत ठीक है। मोली लिटिल हॉन्ग से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा बिग ब्रदर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि वो तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल्स और टूटी हुई तलवारें हैं, इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गया है। लिटिल हॉन्ग कहती है क्या वाकई में ऐसी बात है। वो जल्दी से आगे बढ़ती है और साउची से कहती है ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे एल्डर ब्रदर हो, पर जितना भी खाना है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे तुम अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अभी तो तुम्हारे पास वो दूसरा पर्पल क्रिस्टल भी है, वो क्रिस्टल भी काफी ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस क्रिस्टल को खाकर काफी दिन निकाल लूंगी। तो साउची कहता है इविल गॉड प्लीज तुम मुझे मार डालो, मुझे अब और ज्यादा जिंदा नहीं रहना। मोली आगे बढ़ती है, अपने पैर को उसके सर पे रखते हुए कहती है बेवकूफ गधे कहीं के, तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की को ऐसी तुम्हारे क्रिस्टल्स और इतनी महंगी चीजों को खाने दूंगी, जरा देखो तो सही कि तुम्हें यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा हुआ है। उसके हाथ में छोटी सी प्रोफाउंड आग होती है। साउची से कहती है जरा ये देखो, बड़ी सी कश्ती के अंदर जिसके अंदर बैठकर हम लोग यहाँ पर आए हैं वो प्रोफाउंड आग साइज में छोटी हो गई, वो तुम्हारी है। साउची इस प्रोफाउंड आग को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है ये तो वही प्रीमोर्डियल प्रोफाउंड आग है। प्लीज साउची से कहती है हाँ ये वही प्रीमोर्डियल प्रोफाउंड आग है। और इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली है, मुझे लगता है कि इस प्रोफाउंड आग को चलाने के लिए लिटिल हॉन्ग की जरूरत है और लिटिल हॉन्ग की एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए इसे बहुत सारी चीजें और क्रिस्टल्स खिलाने पड़ेंगे। इसकी एनर्जी फुल हो जाएगी तो ये दोबारा से इस कश्ती को रिचार्ज कर देगी और हम इसमें बैठकर दोबारा से स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। साउची ये वाली बात सुनने के बाद थोड़ा बहुत खुश होता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो लिटिल हॉन्ग ने अपने हाथ में दूसरे पर्पल वेन गॉड क्रिस्टल को पकड़ा होता है। साउची कहता है मतलब ये लड़की जो कुछ भी खाएगी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये इस कश्ती को स्टार्ट कर सकती है। वो मोली से कहता है तो मोली इसका मतलब हम लोग जल्दी से स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। उसे कहती है दिन में सपने देखना बंद करो, हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा लंबा सफर है, जितनी एनर्जी इस लड़की के पास अभी है हम इसके साथ इस कश्ती को वहाँ पर लेकर जा भी पाएंगे या नहीं, फिलहाल के लिए तो इस बार में भूल जाओ। साथ ही प्रिंसेस उसे कहती है फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस कॉन्टिनेंट में गाँव में जाना होगा, नॉर्थ की तरफ चले जाओ, वहाँ पर सामने एक सिटी है, वहाँ पर सिटी में जाओ, वहाँ से शायद तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। और बाहर जाकर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये वाली जगह इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है, तुम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। साउची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और वो जल्दी से हिमालय पॉइजनस स्पीड से बाहर निकलता और कहता है साउची कहता है चलो देखते हैं क्या है ये दुनिया कैसी है और यहाँ पर क्या कुछ है, शायद मैं किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हूँ या फिर मैं किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद साउची एक छोटे से होटल में जाकर बैठा होता है, वहाँ पर उसके पास से शायद सूप पी रहा है। साउची उस बंदे से कहता है बॉस क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं काफी दूर से आया हूँ, मुझे ये बताओ कि सामने वो जो सिटी है उस सिटी का नाम क्या है। तो बंदा उसे कहता है लगता है कि तुम वाकई में पहली बार आए हो, तुम्हें सिटी के बारे में नहीं पता, हमारा ये सिटी बहुत ज्यादा फेमस है, इसको डीमन इंपीरियल सिटी कहा जाता है। साउची जैसे सुनता है कि इसको डीमन इंपीरियल सिटी कहा जाता है, साउची कहता है मुझे एक फेमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है, ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि वो इल्यूशनरी डीमन राम से हैं, ये इंपीरियल डीमन सिटी वही जगह तो नहीं है, इल्यूशनरी डीमन राम वाले
1999 में तो नहीं आ गया, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 144 का एंड करेंगे। तो हमारा जाओची वाकई में अपनी इल्यूशनरी डीमन राम में आ चुका है, जहाँ पर उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स रहते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।